ओके, कल की क्लास में हमने बेसिक एक इंट्रो स्टार्ट कर दिया था ऑडिट एंड अश्योरेंस का। ऑडिट किसे कहते हैं, अश्योरेंस किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं। पर प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली वो जो है आपके इंटरनल प्रोसीजर्स के लिए ऑडिट डिफाइन ऑडिट, कल हमने जो टर्मिनोलॉजीज में बात की थी उसी भाषा में मुझे बताएं क्या है ऑडिट। एंड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंस वेरी गुड। एज पर द एज पर द लॉस। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का आपने सही बोला, ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना है, उस पे एक ऑडिटर को अपना ओपिनियन क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जब एक्सप्रेस करना है ओपिनियन, क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स, एज पर द रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक हो गई कहानी? अच्छा जी। ओके ओके, आज हम करेंगे, जरा प्लानिंग से बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने कल कहा था कि हम इंशाल्लाह बेसिक्स बीच बीच में कहीं कहीं आ जाएगी, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो हम पहले कवर अप करके साइड कर लेते हैं, ताकि हम मजबूत जगह पे खड़े हों। परफेक्ट। प्लानिंग, सबसे पहले तो ऑडिट में जो अहम तरीन चीज है, या जो पहला स्टेज है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। प्लानिंग में करना क्या है, किस चीज की प्लानिंग होगी? ऑडिट की प्लानिंग हो रही है तो उसका मतलब क्या है भाई, वही तो सीखना है ना। ऑडिट प्लानिंग क्या मतलब, ऑडिट की प्लानिंग आप क्या कह रहे थे? टू के स्टार्ट प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा, स्टार्ट कैसे होगा, उसके प्रोसेसेस क्या चलेंगे, प्रोसेसेस क्या चलेंगे, और उसका व्यू, उसका कंक्लूजन क्या होगा, कौन से टेस्ट लगाने पड़ेंगे। और अभी आपने वो बातें कर दी हैं जो कि एक अल्लाह भला करे लेमैन भी बोल सकता है। अभी आपने एसीसी वाले स्टूडेंट की बात ही नहीं। तो क्या है प्लानिंग फेज में? सबसे पहले एज एन ऑडिटर, देखो ये बात बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना कि इस स्किल को डेवलप करें। कौन सी स्किल को? नजर, विजन। क्या कहते हैं? विजन। डेवलप योर विजन ऑफ एन ऑडिटर। और मैंने कल एक बात क्या कही थी कि ऑडिटर के विजन में क्या होता है, एक वर्ड यूज किया था, स्केप्टिसिज्म। व्हाट इज स्केप्टिसिज्म? व्हाट इज स्केप्टिसिज्म? बताएं, कल क्या डिस्कशन में हुआ? क्वेश्चनिंग माइंड। इट इज द क्वेश्चनिंग माइंड, शक की निगाह से देखना है भाई। हमेशा जैसे ही स्केप्टिसिज्म का वर्ड आए ना, जहन में आ जाना चाहिए सीआईडी प्रद्युमन दया। ठीक है, कि क्या बोलते हैं, दाल में कुछ काला है दया। एसीपी प्रद्युमन, ही इज ऑलवेज डाउटिंग द सिचुएशन, ही इज ऑलवेज डाउटिंग द मैनेजमेंट्स क्लेम्स, कि भाई ये जो मैनेजमेंट बात कह रही है, ये जो मैनेजमेंट एक बात कह रही है ना, ये इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपा हुआ है। अच्छा, अब मैं साथ साथ ना देखो, एक होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूं, कि एक होता है ऑडिट बिल्कुल सीक्वेंस से चलना। ठीक है, कि मैंने पहले तुमको ए बताया, फिर मैंने तुमको बी बताया, फिर सी बताया, फिर जेड तक कहानी लेकर गए। ठीक है, ये जो क्लासेस है ना, वीकेंड क्लासेस, ये ए टू जेड की कहानी नहीं है। इसमें मकसद मेरा ये है कि तुम्हें पूरा का पूरा मैं दे दूं। अब वो पूरा का पूरा पहले ए दूं, पहले जेड दूं, पहले डब्ल्यू दूं, पहले जे दूं, वो जो मेरा फ्लो बनेगा उस हिसाब से आपको सिर्फ कैच करना है। क्योंकि अगर हम सीक्वेंस में रहे ना तो फिर हम कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो हम सीक्वेंस के चक्कर में नहीं है, बीच बीच में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको देती जाऊंगी, आपने उसको कैच करना है। अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है मैनेजमेंट का स्टेटमेंट। मैनेजमेंट जो कह रही है उस पर एसीबी प्रद्युमन शक कर रहे हैं।
कि भाई मैं ये जो बात कह रहे हैं ना इसमें कुछ गड़बड़ है। अब ये जो बात कह रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, इस स्किल को कहते हैं स्केप्टिसिज्म, शक की निगाह। और जो मैनेजमेंट बात कह रही है ना जुमला, उसकी टर्मिनोलॉजी पता है क्या है? उसको कहते हैं असर्शन। क्या कहते हैं? असर्शन। इसी असर्शन पे जो है ना आपने सवालिया निशान उठाना एज एन ऑडिटर। और ये जो असर्शन होती है ना, ये दो तरह की होती है। एक होती है वर्बल और एक होती है रिटन। जो वर्बल असर्शन है ना वो मतलब मैंने मुंह जबानी कहा आपसे। मैंने कहा, ऑडिटर आया, ऑडिटर ने कहा कि भाई आपके पास कितने के एसेट्स हैं। मैंने मुंह जबानी कहा कि भाई मेरे पास 10 मिलियन के एसेट्स हैं। अब ये क्या हो गया? वर्बल असर्शन, वर्बल स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, जिसमें तुम शक कर सकते हो कि ये तो बोल रहे हैं ना, सबूत कहाँ है, इनवॉइस कहाँ है, एसेट कहाँ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ है? तो बोल रहे हैं, बोले पे कौन यकीन करेगा? दूसरा असर्शन होता है रिटन। रिटन यानी कि मैनेजमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट या तो लिख कर दी है, कोई स्टेटमेंट लिख कर दी है, या फिर जो सबसे अहम वर्बल और रिटन, रिटन में जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है वो पता है क्या होता है? आपका एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कुछ भी बयान कर रहा है इस वक्त वो सब मैनेजमेंट का क्लेम है, दावा है, असर्शन है। जो भी मैनेजमेंट बोलती है, दावा करती है, चाहे वर्बली, चाहे रिटन एफएस के जरिए, चाहे कोई रिटन डॉक्यूमेंट के जरिए, उसको हम क्या कहते हैं? दावे। उसको हम क्या कहते हैं? असर्शंस। और इन्हीं असर्शंस पे सवालिया निशान कौन उठाएगा? ऑडिटर। और जब वो सवालिया निशान उठाएगा उसके स्किल को क्या कहेंगे? स्केप्टिसिज्म, शक की निगाह। Be skeptical about each and everything the management is saying or doing or giving you, providing you information. You need to be skeptical, critical about. Skeptical is one level above critical. Skepticism और criticism में क्या फर्क? दो वर्ड्स है ना। ये तो क्वेश्चन में हो गया वो क्रिटिसिज्म। एक हो गया वर्ड क्रिटिकल, एक हो गया स्केप्टिसिज्म। क्या फर्क है दोनों? You need to be skeptical and you also need to be critical. But for an auditor, it is mandatory. It is mandatory to be skeptical. क्वेश्चनिंग माइंड होता है, ठीक है। क्रिटिकल में ये होता है कि बहुत जो नाजुक चीजें होती हैं उस पे बहुत डीप। ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ आप जो कहना चाह रहे हो, बट आपने कहा नहीं जो आप कहना चाह रहे हो। assuming the worst case scenario, Assuming the worst case scenario being negative और looking at the negative points only. क्रिटिकल का मतलब है आपकी नजर सिर्फ नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे नहीं। और आप क्रिटिकल से क्रिटिकल होते जा रहे हो, उसमें डाइव इन कर रहे हो और सिर्फ कीड़े ही निकाल रहे हो। बट स्केप्टिकल में क्या है? आप इंक्विजिटिव हो। क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब है आप डिटेक्टिव माइंड से खेल रहे हो, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो मैटर को। आप पूछ रहे हो मैनेजमेंट ने कहा 10 मिलियन के हैं एसेट्स, ठीक है बताओ कहाँ है, प्रूफ दिखाओ। मैं आंख बंद करके तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगा और मैं क्रिटिकल भी नहीं हो रहा हूँ, अगर तुम बताओ प्रूफ दिखाओ। अगर तुम सच्चे हो तो लाओ बताओ। तो you will never be satisfied with the management answer. You will always have a questioning mind. What next? What if? What is this? What is the evidence? I am not going to trust management's assertions. Clear बात? Assertions दो तरह के, कौन कौन से बताइए? वर्बल और रिटन। रिटन में अहम तरीन कॉन्सेप्ट पाएंगे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको सिनेरियो में, एग्जाम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है और वहां पे कोई बात नहीं हो रही कि मैनेजमेंट ने ये कहा या मैनेजमेंट ने वो कहा, या आपको पता होना चाहिए कि जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है मैनेजमेंट, वो ऑटोमेटिकली वो चीज कह रही है। तो यू कैन राइट इन योर आंसर्स कि मैनेजमेंट असर्शन, या अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट द एसेट इज दिस वैल्यू, और अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट the factory caught fire last year. We need to find the evidence. We need to do an audit procedure to verify management assertion. Full stop. ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने बेसिक चीज कर ली। अब आइए प्लानिंग पे हम बात करें।
अब एज एन ऑडिटर आप प्लानिंग तो कर रहे हो, लेकिन प्लानिंग में अहम चीज क्या है, ये आप स्टार्ट कैसे करोगे प्लानिंग? How are you being an auditor? How are you going to start planning? Anybody online who wants to participate? As an auditor, if you are going to a company to audit that company's financial statements, your first step would be to plan for that. So, what would be the first thing that you would do in planning? Set out the boundaries, the scope of audit. Set the boundaries, okay. As in, which kind of boundaries? What boundaries are you talking about? We can never fully audit the company 100%. So we need to scale according to the company's size. Okay. कोई और चीज? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, कैन यू हियर मी क्लियरली? ओके, लेट्स कंटिन्यू। प्लानिंग में सबसे अहम चीज क्या होगी? अब मैंने आपको कल एक बात कही थी कि भैया, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए ना और आपको समझ नहीं आ रहा उसका क्या आंसर है, ठीक है, आप स्टक हो, आपको क्या सोचना है? बड़ी चीज के फलसफे को 1 यूनिट से समझना है, पहली बात। और दूसरी चीज क्या बोली थी मैंने? तीन जगह के बारे में सोच के अपना Exactly. Put yourself in the shoes of either a supermarket owner, क्योंकि आप सुपरमार्केट जाते हो, आपको मालूम है, आप देखते हो, तो आप सोचो कि आप सुपरमार्केट के ओनर हो, तो आपकी प्लानिंग क्या होगी? फिर या तो आप सोचो कि आप हॉस्पिटल के ओनर हो, तो आपकी प्लानिंग क्या होगी? और अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के, एक इंस्टीट्यूट के ओनर हो, तो प्लानिंग क्या होगी? एज एन ऑडिटर, अब आपको जाके ऑडिट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इदारे का, हिसार का, तो आपके प्लानिंग में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, या एज कॉमन सेंस आपको क्या कहती है, आपको क्या चीजों को देखना पड़ेगा प्लानिंग में? रिस्क कहाँ कहाँ होगा वो देखना पड़ेगा। रिस्क कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, और सबसे पहले क्या करो? भाई, निसार फाउंडेशन ने आपको कॉल किया, मैं कि पवन सर, आपकी ऑडिट फर्म क्या हमारा ऑडिट करेगी इस साल का? पवन सर ने कहा हाँ सर, बिल्कुल कर लेंगे। बस उसके बाद क्या होगा, ठक करके पवन सर क्या इदारे में आ जाएंगे? पहले टाइम भी देखेंगे कि कितना टाइम है हमारे पास, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड, हम टाइम देखेंगे, और कि कितना टाइम है, यानी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्लाइंट कह रहे हैं मुझे 1 महीने में करके दो, या क्लाइंट कह रहे हैं नहीं इस साल का आराम से मुझे पूरा करके, या क्लाइंट कह रहे हैं नहीं 6 महीने में हमारी क्लोजिंग है हमें करके दो, या नहीं क्लाइंट कह रहे हैं हमारे सर पे डंडा है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल से, हमें फॉरेन फॉरेन इमरजेंसी बेसिस पे चाहिए। तो क्लाइंट क्या कह रहा है, उसकी टाइम रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो ये हम देखेंगे, फिर व्हाट नेक्स्ट? पवन सर आ जाइएगा ना ऑडिट के लिए। सर हमारे 5 ब्रांचेस हैं, हमारे 5 डिपार्टमेंट्स हैं, 5 ब्रांचेस ब्रांचेस हैं, और हर ब्रांच में 100 एम्प्लॉइज। पवन सर क्या सोच? टीम, इतना बड़ा इदारा है, इसके लिए क्या मेरे पास इनफ टीम है, इनफ एक्सपर्ट्स है या नहीं? तो टीम में इस वक्त अवेलेबिलिटी है भी या नहीं, वो या सब दूसरे दूसरे क्लाइंट्स पे मसरूफ है? और एम्प्लॉयमेंट टीम में आ गया ना सब, वही 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 सब उसी में, टीम में ही सारी चीजें उसमें आ गई, डिप्लॉयमेंट, ये वो, एक्सपर्टीज। और साइज देखते हैं, तो साइज में बेसिकली आप देख क्या रहे हो, आपने जो पहला वर्ड कहा है रिस्क, कि रिस्क कितना है इस क्लाइंट को लेने का, और रिस्क किस किस एतबार से? अब रिस्क के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, रिस्क फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव? रिस्क फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव, नंबर वन, जैसे इसने कहा साइज, कि इतना बड़ा तो नहीं कि हम हैंडलिंग ना कर सके, हमारी कैपेसिटी के बाहर है, हम अभी स्टार्टअप ऑडिट फर्म है, हम अभी इतने बड़े लेवल के क्लाइंट को ले लेंगे तो आप है मुझे मार वाली बात करेंगे, ना एक्सपर्टीज है ना टीम है, साइज बड़ा है, रिस्क ज्यादा है। फिर
ये देखेंगे। आम इंसान भी देखते हैं ना, तो आम इंसानों वाली बात तो करो ना, जनरल नॉलेज वाली, कि भाई पैसा, कितना पैसा मिल रहा है, फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स। जो ऑडिटर को मिल ऑब्वियसली आप फ्री का ऑडिट करोगे जाके, तो क्या उस कंपनी का, उस इदारे का बजट है भी या नहीं, उस इदारे का बजट है भी या नहीं, आपको अफोर्ड कर सकता है वो या नहीं। और और रिस्क साइज में, फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स में, और रिस्क किस लेवल पे देंगे। कंपनी के कंट्रोल भी होते हैं। ओके, बट वो आप पहले से तो नहीं जज कर सकते ना, बाहर बैठे, अभी तो आप इदारे के अंदर आए नहीं हो, अभी तो सिर्फ कॉल आई है आपको, एक प्रपोजल आया है, एक रिक्वेस्ट आई है, अभी आपको वो एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी, तो प्लानिंग शुरू हो गई है। आप देख रहे हो कि भाई टाइम है आपके पास या नहीं, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, टीम है कि नहीं, आप देख रहे हो क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, रिस्क चेक कर रहे हो भाई साइज में कितना बड़ा है, फाइनेंशियल, इनका बजट, ये क्या हमें अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, इनका पास्ट ट्रैक कैसा है, पिछले ऑडिटर को क्यों निकाला, हिस्ट्री, पास्ट ट्रैक, पिछले ऑडिटर के साथ क्या इन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, उसको सताया तो नहीं, उसके कहीं ड्यूज बाकी तो नहीं, वो पता चलेगा आपको, तो आप फिर डिसाइड करोगे ना कि हमें इसके साथ काम करना है नहीं करना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर और क्या डिसाइड, और रिस्क फैक्टर, एक रिस्क होता है जो इंडस्ट्रियल रिस्क कहलाता है, या जिसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं, यानी कि वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का रिस्क है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री की बात करो, तो हॉस्पिटल इज अ रिस्की प्लेस, वाई, क्योंकि सर्जरी में इंसान की जान जा सकती है, कोई रॉन्ग मेडिसिन चली गई, इंसान की जान जा सकती है, बर वक्त इलाज ना हुआ, इंसान की जान जा सकती है, रिस्की बाय नेचर, रिस्की है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रिस्की बाय नेचर, वेपन्स, वेपन इंडस्ट्री, रिस्की बाय नेचर। तो कुछ इंडस्ट्रीज की जो नेचर है ना, वो बाय नेचर रिस्की है, तो लिहाजा वो भी आपको देखना है कि क्या आपके अंदर इतना तप्पड़ है कि एक रिस्क, ऑलरेडी बाय नेचर जो रिस्की कंपनी है उसमें जाके आप ऑडिट करोगे। एक और, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, कोई इदारा है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के वेल नोन पर्सन का है, फिर आपने वहां जाके उसके कीड़े निकाले, करप्शन निकाली एज एन ऑडिटर, तो क्या लगता है छूट हो जाएगी इतनी आसानी से। यू हैव टू सी दैट एज वेल, कि क्या आप ऐसे इदारे का ऑडिट करने जा रहे हो जो पॉलिटिकली यू नो लोगों का है, तो आप वहां पे रिस्क ले सकते हो ऑडिट करने का, एंड ऑल्सो बीइंग एथिकल एट द सेम टाइम, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और कौन सा रिस्क है, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, वक्त से पहले प्लानिंग के फेज में आप चेक कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, इसमें मोटा मोटी हमने सारी कवर अप कर ली। फिर आप एक और चीज देखोगे कि भाई कंपनी क्या, कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसके जो शेयर्स है वो स्टॉक मार्केट पे हैं या नहीं है, इसके ऊपर जो ऑडिट है वो कंपल्सरी ऑडिट है या वॉलंटरी ऑडिट है। अगर तो पब्लिक कंपनी है तो कंपल्सरी ऑडिट होगा, प्राइवेट कंपनीज में अगर उनका रेवेन्यू बजट एक बैंडविड्थ क्रॉस होता है तो उस पे होता है लाजिम, लेकिन फिर भी वॉलंटरी ऑडिट, ऑडिट भी बहुत सारे लोग करवाते हैं, तो वो भी आपको देखना होगा कि भाई ये कौन सा ऑडिट है जो आप करने जा रहे हो। अच्छा जी, क्या हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, रिकॉर्ड तो हो रहा है। ऑलराइट, सो अब हम प्लानिंग में जो चैप्टर में एंटर हो रहे हैं वो रिस्क असेसमेंट का चैप्टर है, जिसके अंदर हम एंटर हो रहे हैं। और रिस्क अब हम देखेंगे कि कितने तरह के रिस्क होते हैं जो किसी भी ऑडिटर को फेस करना पड़ता है। तो उसमें जो सबसे पहला रिस्क है वो है ऑडिट रिस्क। कौन सा रिस्क है, ऑडिट रिस्क। अब ये कौन सा रिस्क है भैया, इस रिस्क के अंदर तीन रिस्क फॉल करते हैं। नंबर वन, इनहेरेंट, नंबर टू, कंट्रोल, एंड नंबर थ्री, डिटेक्शन। ये जो ऑडिट रिस्क होता है ना, ये बेसिकली ऑडिटर होने का रिस्क होता है, दैट मीन्स आई एम एन ऑडिटर, और चांसेस है ना कि मैं इंसान हूं, गलती कर सकते हैं, यस और नो, आई एम अ ह्यूमन एंड देयर कैन बी अ ह्यूमन एरर। मैं ऑडिटर हूँ, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, पवन का 5 साल का है, तुम्हारा 8 साल का है,
फर्क होगा नहीं होगा हम तीनों में? तो ये भी तो एक रिस्क है कि अगर किसी कंपनी ने मुझे बुला लिया तो मेरा तो अभी 3 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर वो आपको बुलाती है तो आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, चांसेस ये है कि आपका हुआ हुआ ऑडिट ज्यादा बेहतर होगा मुझसे, राइट? बट आपका बजट भी हाई होगा, सीनियर हो, आप ज्यादा चार्ज करोगे, मैं जूनियर हूँ, मैं कम चार्ज करूंगी। ठीक, तो ये बजट भी देखना होगा। तो अब रिस्क में जो ऑडिट रिस्क आ रहे हैं हमारे पास, 3 तरह का रिस्क है। पहला है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट का मतलब है हेरिडिटरी, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती हो सकती है, इनहेरेंट रिस्क। बाय चांस एरर हो सकता है, कोई चीज मिस आउट हो सकती है, हो सकता है मौसम अच्छा ना हो, कैफियत अच्छी ना हो, तबीयत खराब हो, मसले हो सकते हैं, इनहेरेंट रिस्क। आगे आइए, कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क किसे कहते हैं? एनी आइडिया व्हाट आर कंट्रोल्स? कंपनी के तो करते हैं ऑडिटर ने नहीं, ऑडिटर का भी वही होगा। तो कंपनी के कंट्रोल्स होते हैं ना, क्या होते हैं कंपनी के कंट्रोल्स? कंट्रोल पहले से दे देना कि फ्रॉड एंड एरर को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि सीसीटीवी लगा हुआ है, जैसे कि गार्ड्स हैं, जैसे कि इनवॉइस है, जैसे कि ऑथराइजेशन है, जैसे कि बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए हुए हैं कि आपका सुपरमार्केट, आपका हॉस्पिटल, आपका इंस्टीट्यूट जो है वहां कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो, आपकी गैर मौजूदगी में भी सिस्टम चले, और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगर होती है तो वो पकड़ी जाए फौरी तौर पर। लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल्स। कंट्रोल रिस्क में ये होता है कि आपने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, बट कंट्रोल्स में कोई कमी थी, कंट्रोल्स में लूप होल्स थे, कंट्रोल्स एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे थे, तो ये आपका कंट्रोल रिस्क हो गया। डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाए, डिटेक्ट नहीं कर पाया, ऑडिटर की तरफ से कमी हो। और ये डिटेक्शन रिस्क का एक मिसाल है, एक कंपनी की रियल लाइफ एग्जांपल है। आप लोगों ने F1 में पता नहीं सुना, एनरॉन केस? एनरॉन केस कंपनी का सुना था ना, एनरॉन कंपनी। उसमें क्या हुआ था, 25 साल से वो कंपनी यूएस इकोनॉमी में चल रही थी, वेरी सक्सेसफुल इन द आईज ऑफ द पब्लिक, बट अंदर खाने उसको दीमक खा रही थी। क्यों? क्योंकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही थी। वन फाइन डे पीपल वोक अप एंड दे फाउंड दैट एनरॉन के शेयर्स क्रैश हो गए मार्केट, एंड दे गॉट शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 25 साल इतनी गुडविल रखने वाली कंपनी इस तरह रातों रात क्रैश कर जाए। और यूएस की इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को धचका लगा था जब ये एनरॉन कंपनी गिरी थी। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उंगलियां किसके तरफ उठी? ऑडिटर्स की। कि तुम लोग छक मार रहे थे, हर साल जाके ऑडिट करके आ रहे हो, तुम लोग को रखा किस लिए? जाके पकड़ते कोई गलती, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी? डायरेक्टर्स इतने साल से हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और अंदर ये खोखली होती जा रही है कंपनी, कहाँ थे तुम लोग? ऑडिटर्स की वाट लग गई थी, पूरी दुनिया के ऑडिट प्रोफेशन के ऊपर सवालिया निशान आ गया था कि भैया तुम लोग कहाँ हो, सो रहे थे? इसका तो ये मतलब है, साफ मतलब है कि तुम लोग भी मिले हुए थे, तुम लोगों ने भी पैसा खाया है, कि तुम लोगों ने कुछ आगे हमें बताया ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं किया। अपने ओपिनियन अपनी रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में बताते ना कि ये गड़बड़ हो सकती है, कोई इंडिकेशन नहीं, नथिंग। और अगर जब सब कुछ सही था तो रातों रात ये कैसे गिर गई कंपनी? बताओ ना, इसका जवाब दो। आफ्टर 25 years this fraudulent activities of the directors were revealed, एंड उसके बाद पूरी यूएस इकोनॉमी और पूरी यूएस गवर्नमेंट हिल करके रह गई, पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमी हिल करके रह गई, क्योंकि जाहिर है अमेरिका सुपर पावर है, वो हिलेगा तो दुनिया भी हिलेगी। और उसके बाद अकाउंटेंसी का प्रोफेशन बाकायदा ये लोग सब बैठे, और इन्होंने दोबारा से सारे ऑडिट स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस रिवाइज किए कि आखिर क्या गड़बड़ हो गई, हमसे कहाँ गड़बड़ हो गई, हम क्यों अच्छे ऑडिटर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए, रिपोर्टिंग सिस्टम क्यों हमारा कमजोर था, क्यों ये लोग अनएथिकल हो गए काम करते करते। डायरेक्टर्स के लिए भी सख्तियां आई कि कंपनी गवर्नेंस, जिसको कहते हैं ना वर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये पूरा वर्ड जो है इस केस के बाद आया कि भाई ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी हमें पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, खुद से कुछ नहीं करोगे तुम। सो ये सारा केस हुआ जिस वजह से इसको हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क, कि डिटेक्ट ही नहीं कर पाया ऑडिटर।
ऑडिटर को जिस काम के लिए रखा था, वो कहते हैं ना सीआईडी को पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई नहीं, क्यों? खुद खुद चोर मिले हुए थे पुलिस के साथ। मेन तो यही आता है ना, कुछ या तो चोर मिले हुए हैं या वो इतनी नाअहल है कि उसके अंदर स्किल्स ही नहीं है पकड़ने की, वो नजर ही नहीं है, ना स्केप्टिसिज्म है, ना क्रिटिकली देख सकते हैं चीजों को, विजन ही नहीं है, ना क्वेश्चनिंग कैपेबिलिटी भी नहीं है कि भाई मैनेजमेंट की असर्शंस पे क्वेश्चन मार्क तो लगाते, वो भी नहीं है। तो अब आइए इसको हम जरा डिटेल में अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ऑडिट पेपर में इसके कैसे सवालात होंगे और किस तरह से इसको हम एड्रेस करेंगे इन चीजों को, और ये रिस्क मजीद इसको हम किस तरह और देखेंगे। तो सबसे पहले तो ISA 2200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंपॉर्टेंट, इसको आपने इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में। अकॉर्डिंग्स विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, इसके मुताबिक कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं जो कि ऑडिटर के होने चाहिए, और वो क्या है? नंबर 1, प्लान द ऑडिट। पहला ऑब्जेक्टिव, प्लान करो। प्लानिंग के बगैर कभी भी अंदर नहीं घुसो। इस प्लानिंग को एक और वर्ड भी कहते हैं, इस प्लानिंग में एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं क्लाइंट स्क्रीनिंग। क्या कहते हैं? क्लाइंट स्क्रीनिंग। क्लाइंट को स्क्रीन करना है, क्या स्क्रीन करना है? इन्हीं इन्हीं चीजों पे स्क्रीन करना है, टाइम, टीम, पुराने ऑडिटर के साथ कैसे टर्म्स थे, मार्केट में रेपुटेशन क्या है, इसके साथ काम करना है नहीं करना है, साइज क्या है इसका, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये कहीं हमसे अश्योरेंस सर्विसेज तो नहीं मांग रही। अगर अश्योरेंस सर्विसेज मांग रही है तो हमारी 2 टीम्स जानी चाहिए या एक टीम जाएगी, ऑडिट भी वही करेगी, अश्योरेंस सर्विसेज भी वही देगी। तो ये सारी चीजें कौन करेगा? फर्म क्लाइंट स्क्रीनिंग करेगी। सबसे पहला स्टेप ही यही है। और क्लाइंट स्क्रीनिंग में पहली चीज फिर क्या आ रही है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन भी शामिल है, जिसमें अकाउंटिंग सिस्टम भी शामिल है, इंटरनल कंट्रोल्स भी शामिल है, प्लस ये लोग कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। IFRS फॉलो कर रहे हैं ये कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज में, या फिर गैप फॉलो कर। गैप पता है ना क्या होता है? यूएस का अकाउंटिंग सिस्टम है। गैप फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। वेरी गुड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या प्रिंसिपल्स। ठीक हो गई कहानी। तो यहाँ पे IFRS फॉलो हो रहे हैं, वो फॉलो हो रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कौन सा रिस्क असेस करेंगे? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? ROMM। क्या कहते हैं? ROMM। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ तो हमने इतने सारे रिस्क समझे, मगर ये एक नया रिस्क आ गया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये क्या होता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये क्या होता है? स्टेटमेंट से सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब हो गया, मगर इसका रिस्क क्या है? इसको हमें क्या मतलब, व्हाट आर वी लुकिंग एट और लुकिंग फॉर? रिस्क को उर्दू में क्या कहते हैं? रिस्क को उर्दू में क्या कहते हैं भाई? नौजवान पाकिस्तानियों, उर्दू स्पीकिंग फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ही है ना सबकी यहाँ पे? नहीं, क्या है? सिंधी है। सिंधी में क्या बोलेंगे रिस्क? खतरा। खतरा। ये तो उर्दू वर्ड हो गया। हाँ, फिर अच्छा बोल सकते हैं? अच्छा तो वो हो गया ना, फियर को बोलेंगे। डर है, खौफ है किसी चीज का कि ऐसा ना हो जाए। रिस्क, जाने होमवर्क असाइनमेंट उर्दू वर्ड ढूंढना है रिस्क का। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्होंने सही समझाया। आपका नाम क्या है? करीब अरीब। अरीब, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपने सही बताया, मटेरियल मतलब अहम, मिसस्टेटमेंट मतलब गलत बयानी। ठीक है, तो रिस्क क्या है इसमें, जो एक और जिस ऑडिटर को जिसकी तलाश है? उससे कंपनी का गोइंग कंसर्न बैलेंस आउट बनता है। देखो बेसिकली रिस्क का मतलब होता है चांसेस क्या है, क्या चांसेस है
कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, कितना चांस है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट हुई हुई है, क्या चांसेस हैं कि इसमें डायरेक्टर ने जरूर कोई मैनिपुलेशन की है एफएस में। सो दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हिच एन ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई कि भैया क्या चांसेस हैं कि कंपनी के एफएस में गड़बड़ होगी, क्या चांसेस है। यानी आप जब अंदर घुस रहे हो इदारे में, एक स्केप्टिसिज्म लेवल लेकर घुस रहे हो ना, तो आपका स्केप्टिसिज्म लेवल क्या होना चाहिए? 100% आपको शक है कि कोई गड़बड़ है इसमें, 50% शक है कि कोई गड़बड़ है, 70% आपको लग रहा है कि ये इदारा कुछ गड़बड़ है, या 10% शक है। वही तो इमेज लेकर जाओगे ना इदारे में। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले कंपनी से कॉल आता है, नेस्ले कंपनी आपको कह रही है कि भैया आ जाओ ऑडिट के लिए। अब नेस्ले का नाम सुन करके आपके माइंड में एक इमेज तो बनेगी ना, क्या इमेज बने? बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल है, और क्या इमेज बनेगी? जो उसकी गुडविल है उसकी इमेज बनेगी ना, यार मार्केट में उसकी रेपुटेबल गुडविल है। और अगर कुछ सुना सुनाया हुआ होगा पहले से कि यार ये लोग अपने एम्प्लॉयज के साथ में बड़ा अच्छे से पेश आते हैं, या ये लोग बड़े बोनसेस देते हैं, बड़े लवाजमात होते हैं इनके, या बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं। हाँ, वो किसी को जॉब नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती है, इंटरव्यू उनका बड़ा खतरनाक किस्म का होता है। कुछ ना कुछ तो मार्केट में सुना होगा ना अपने इस कंपनी के बारे में, तो वो सब कुछ तो माइंड में होगा कहीं ना कहीं। फिर जब आप फर्म में काम कर रहे हो तो फर्म में भी बातें चलेंगी कि क्या हमने इस कंपनी का पहले ऑडिट कभी किया हुआ है, नहीं किया हुआ। अगर किया हुआ है तो पिछली दफा पता है क्या हुआ था, उस ऑडिटर को लिथाड़ दिया था डायरेक्टर ने, उसको पेमेंट भी नहीं मिली थी कोई। क्यों? और रिपोर्ट गलत देने लगा था ना, उन्होंने पकड़ लिया था, करप्शन हो रही थी। अब ये इंटरनली भी बातें चल रही हैं, जब इंटरनली बातें चल रही हैं तो आपके माइंड में इमेज बन रही है उस कंपनी, और एज एन ऑडिटर अब आप क्या रिस्क, क्या स्केप्टिसिज्म लेवल लेकर जाओगे अंदर। आपका फर्स्ट टाइम है नेस्ले कंपनी के साथ, आप पहले कभी नहीं गए हो, आपका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है उसके बारे में, जो है सुना सुनाया है मार्केट से। अब आप किस लेवल ऑफ स्केप्टिसिज्म लेवल के साथ आप अंदर जाओगे, या आप क्या माइंड में बना के जाओगे कि इसका रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितना होगा, किस एरिया में होगा, कहाँ मुझे ज्यादा नजर रखनी है चीज की, किस बेस पे सोचो, डिसाइड करो। तो सबसे पहली चीज, आपने इंडिपेंडेंट, अभी ऊपर वर्ड पढ़ा ना हमने, आपने इंडिपेंडेंट माइंडसेट के साथ जाना। इंडिपेंडेंट के अंदर ही छुपा हुआ है अनबायस्ड, नॉन जजमेंटल। आपने सुनी सुनाई पे कान नहीं धरने, माइंड नहीं बनाना। आपने अपना स्केप्टिसिज्म लेवल 100% लेकर जाना है कि जितनी भी अच्छी कंपनी हो, जितनी भी ब्रांडेड हो, एज एन ऑडिटर मेरा रोल जो है सीआईडी वाला है, डिटेक्टिव रोल है। मुझे मैनेजमेंट की किसी भी असर्शन पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। आई नीड एविडेंसेस टू बिलीव, and I will gather the evidences for that to make sure that FS show true and fair view. And if it doesn't, I will report. Simple. तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बेसिकली वो रिस्क है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द एफएस, डायरेक्टली रिलेटेड टू द एफएस, यानी इसमें फोकस आपका एफएस पे है कि एफएस में, नेस्ले कंपनी वाटर बेस्ड कंपनी है, वाटर इनका सप्लाई, इनका वाटर प्योरिफिकेशन, इनका वाटर प्लांट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली एंटिटी के बारे में। तो आपके हिसाब से इसका मटेरियल एस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा होगा? एसेट होगा, लायबिलिटी होगी, रेवेन्यू होगा, कैश होगा, बैंक होगा, क्या होगा? जो भी होगा वो उस कंपनी के मुताबिक आप डिसाइड करोगे, उस कंपनी की साइज के मुताबिक डिसाइड करोगे, उस कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उस बेस पे डिसाइड करोगे कि एफएस में कहाँ कहाँ गुंजाइश है, जहाँ गड़बड़ हो सकती है, कहाँ बड़े नंबर्स है जहाँ मुझे सबसे पहले तवज्जो करनी है। जैसे इन्होंने कहा गुडविल, गुडविल बाय नेचर इज अ मटेरियल कंपोनेंट ऑफ द एफएस, यानी कि वो हर ऑडिटर को गुडविल के ऊपर तो तहकीकात करनी ही करनी है कि क्या ये कंपनी अगले 1 साल के अंदर ऑपरेटिव शो हो रही है या नहीं हो रही। गुडविल इज अ मटेरियल मैटर,
हर ऑडिट पे हर कंपनी छोटी हो बड़ी हो आपने सबसे पहले जाके गुडविल चेक करना है, सॉरी गोइंग कंसर्न चेक करना है, गोइंग कंसर्न कि 1 साल तक ऑपरेटिव है भी या नहीं। उसके लिए एविडेंसेस इकट्ठा करने हैं, ऐसे ही मुंह जबानी लफाजी हाँ मैंने देख लिया था, भाई ख्वाब में देख लिया था। एविडेंस क्या है कि तुमने जब डिक्लेयर किया है कि हाँ ये गोइंग कंसर्न है, या तसल्ली हो गई है, अश्योरेंस दे दी है। कौन सी अश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस दे दी है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है। तो प्रूफ, ऑडिट पेपर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंसेस, वेयर आर दे, सब आपको शो करने हैं। ठीक हो गया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नेक्स्ट, अब इसी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ एसेट इसका मेजर कंपोनेंट है, गोइंग कंसर्न इसका मेजर कंपोनेंट है, इस वक्त कोर्ट में केस चल रहा है, लिहाजा इस वक्त गुडविल भी बहुत अहम कंपोनेंट है। अगर कोर्ट में केस नहीं चल रहा होता तो हम छोड़ देते, बट कोर्ट में केस चल रहा है क्योंकि हाल ही में एक कस्टमर की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस का जो नतीजा होगा, जजमेंट होगी, उसकी बेस पे गोइंग कंसर्न भी अफेक्ट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी, शेयर मार्केट में प्राइस भी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। कर लिया असेस, अब आप गए अंदर, जब आप जाओगे अंदर तो फिर अपने साथ ऑडिट प्रोसीजर्स ले करके जाओगे कि मुझे इन एस्पेक्ट्स का सबसे पहले जाकर के ऑडिट प्रोसीजर करवाना है। फोकस होके जाओगे ना, बीमारी ये है। पहले डायग्नोसिस प्लानिंग में क्या हो रहा है, डायग्नोस कर रहे हो कंपनी को कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम एरिया हो सकता है। डॉक्टर के पास जाते हो पेशेंट बन के, तो डॉक्टर क्या पूरी बॉडी का एक एक चीज का टेस्ट करवा देता है क्या? नहीं ना। वो पहले आपसे सिम्टम्स पूछता है, सिम्टम्स देखता है, कुछ चीजें ऊपर से चेक करता है, कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो उसको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है ये करवा लेनी चाहिए, वो 3-4 इंपॉर्टेंट टेस्ट या इंपॉर्टेंट चीजों को वो चेक करवाता है। सेम गोज फॉर ऑडिटर। डायग्नोसिस चल रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंटिटी को, तो वो 3-4 पहले से ही सोच करके जा रहे हैं कि ये कंपनी में ये 4 एरियाज हैं जिसपे मुझे खास तवज्जो की जरूरत है, जिसको डायग्नोस करके इसके अंदर घुस करके इन्वेस्टिगेट करना है कि मसला तो नहीं है। अगर ये 4 सही है बाकी सब सही है, क्योंकि ये 4 मटेरियल मैटर्स है। तो ये पहले से आपको प्लान करके जाना है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, रिस्क असेसमेंट पढ़िए हसन। रिस्क असेसमेंट, Assessment does put expectation that controls operate effectively, or risk assessment does not include expectation that improve operator. अच्छा अभी आ जाए। 2 वर्ड्स हैं बहुत अहम जो कि आपको F2 के लेवल पे पता होने चाहिए, F2 के लेवल से पता होने चाहिए। एक है वर्ड इफेक्टिव और एक है वर्ड एफिशिएंट। क्या मतलब है दोनों का? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट क्या मतलब है दोनों का? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट क्या फर्क है? माइक ठीक करवा लो अगली क्लास के लिए, गूंगी क्लास नहीं चाहिए मुझे जी। बताएं इफेक्टिव एफिशिएंट। Effective ये होता है क्या, इसका कोई इम्पैक्ट हो किसी चीज के अंदर। जैसे मैं अगर मैं कोई जैसे एफएस है, एफएस का इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी पे, वो एक इफेक्टिव चीज है। ठीक है, एफिशिएंट एफिशिएंट कि मैं कितनी खूबी से वो चीज कर रहा हूँ, कितनी खूबी से वो चीज एफएस बनाया तो कितने अच्छी तरीके से बनाया, मैं क्या पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किया। क्या मतलब है अच्छे से बनाया था? हाउ डू यू डिफाइन अच्छे से बनाया हूं? मैं तो बोल रही हूँ मैंने बड़े अच्छे से बनाया है। बट जो इन्फॉर्मेशन, अब जैसे कोई कंसर्न मैंने नहीं सही से डिस्क्राइब किया, हम्म। जैसे आपने कहा कोर्ट केस है, हम्म। कोर्ट केस चल रहा है, अब उसका फिर क्या कितने साल से चल रहा है, कितना टाइम हो गया, उसका जजमेंट आ रहा है मेरे साथ आ रहा है, उसकी सारी डिटेल्स भी लेके वो सही तरीके से टेस्ट में आगे डाल रहा प्रोसीड कर रहे हैं। है। ऑलराइट, द थिंग इज, इसको नोट कर लीजिए, हर इंसान और हर इदारे के पास कोई ना कोई क्या होते हैं, रिसोर्सेज। क्या होते हैं? रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये चाहे इंसान हो या इदारा हो, ये 3 ही टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं मेजरली। नंबर 1 टाइम,
नंबर 2 स्पेस, नंबर 3 फिगर। टाइम, स्पेस, फिगर। वक्त हर इंसान के पास, हर इदारे के पास 24 घंटे, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन। कोई फर्क है चाहे इदारा हो चाहे इंडिविजुअल हो। स्पेस, हम सब प्लैनेट अर्थ में हैं, इसके बाहर तो कहीं भी नहीं है ना। पूरी कायनात में ये प्लैनेट अर्थ ही वाहिद बॉल ऑफ लाइफ है जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त, वाहिद। और इस बॉल ऑफ लाइफ में जो कुछ भी है वो हमारे लिए रिसोर्स है, चाहे पेड़ हो, जमीन हो, पत्थर हो, मिनरल्स हो, पहाड़ हो, सूरज हो, एनीथिंग यू नेम इट, इट्स योर रिसोर्स फॉर अस। फिगर, योर ह्यूमन बॉडी, या इसको हम कह रहे हैं एनर्जी। क्या क्लास में आप बॉडी घर छोड़ के आते हो? नॉट पॉसिबल ना। तबीयत खराब हो तो क्लास में अटेंड नहीं कर सकते, बॉडी का साथ होना जरूरी है। तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी सोल की जो एग्जिस्टेंस है वो इस बॉडी के साथ, इसके बाहर हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है फिलहाल। तो इट इज अ रिसोर्स फॉर अस। ये जिस्म, जितनी एनर्जी है आपके पास, जो जितना जवान है उतना ज्यादा एनर्जेटिक है। जैसे जैसे बूढ़े होंगे एनर्जी कम होती जाएगी, सोर्स कम होता जा रहा है आपके पास, राइट? So these are the 3 resources that any individual or organization has. अब इन रिसोर्सेस का भरपूर इस्तेमाल करना, भरपूर इस्तेमाल करना, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या कहते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका भरपूर इस्तेमाल जब भी हम करते हैं तो हम क्या कहलाए जाते हैं? एफिशिएंट। वो इंसान हो, स्टूडेंट हो या इदारा हो, जो कोई भी अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है, भरपूर इस्तेमाल करता है, उसको हम एफिशिएंट कहते हैं। अब एज अ स्टूडेंट, व्हाट आर द रिसोर्सेस दैट यू हैव? You have books, you have this lecture, you have classroom, you have calculator, you have mobile, you have online resources at home. इन सब का अगर आप भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, यू हैव एनर्जी टू स्टडी, इन सब का अगर आप भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर एन एफिशिएंट स्टूडेंट। आप अपनी सारी गिवन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं भरपूर अंदाज से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब आप इफेक्टिव कब होंगे? एफिशिएंट समझ आ गया ना? इफेक्टिव में तुक्का लगाओ मुसलमानों, तुक्का लगा लो। इफेक्टिव कैसे होंगे, कब होंगे इफेक्टिव? सही हो जाएगा। जब पास हो जाए। पास हो जाओगे, रिजल्ट अचीव हो जाएगा, काम हो जाएगा। when your desired target or desired target or goal is achieved, it means you are effective. It means you are effective. अब आइए, अब ये जुमला पढ़िए और मुझे समझाइए कि इससे क्या समझ आ रहा है। लिख लें अपने पास, ये रिकॉर्ड कर लें, बहुत बेसिक और फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है। इन तीनों को पढ़ें और मैं अभी आगे आपसे हाँ भाई, क्या मतलब? कंट्रोल है, एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। रिस्क असेसमेंट डज इंक्लूड, यहाँ पे तो ऑप्शंस बता रहे हैं ना बेसिकली, कि जो रिस्क असेसमेंट है, अल्लाह भला करे आप,
सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो पहला रिस्पॉन्स क्या है कि रिस्क असेसमेंट डज इंक्लूड, आपने जब रिस्क असेस किया किसी भी कंपनी का तो उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि कंट्रोल्स ऑपरेट इफेक्टिवली, जो इदारे के कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, जिसका क्या मतलब होता है वो अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, जो हमने जिस वजह से वो कंट्रोल्स वहां प्लेस किए हुए हैं वो पर्पस फुलफिल हो रहे हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं हो रही, मॉनिटर बकायदा सीसीटीवी ऑपरेशंस में है, कोई ना कोई बैठा है हमेशा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, कंट्रोल ऑपरेट कर रहे एफिशिएंटली इफेक्टिवली। और ये आपने कब असेस किया है, प्लानिंग स्टेज में। नेस्ले कंपनी के अंदर घुसने से पहले आपने एक तज्जिया किया है कि यार ये कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनके कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे होंगे इफेक्टिवली। दूसरा कोई इदारा है, आप वहां जा रहे हो, वहां रिस्क असेसमेंट में आपने ये तज्जिया किया और एनालाइज करके कंक्लूड किया कि वहां पर एक्सपेक्टेशन क्या है कि कंट्रोल्स ऑपरेट नहीं कर रहे इफेक्टिवली। एक आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, तो आप क्या करोगे, एविडेंसेस बोलोगे, सीसीटीवी फुटेज तो दिखाओ, इनवॉइसेस तो दिखाओ, फलाना चेक अगर इशू हुआ है तो जरा किसने ऑथराइज किया वो तो दिखाओ। आप मांगोगे क्योंकि वही तो एविडेंसेस है जो आप इकट्ठा करोगे। और जब आप किसी ऐसे इदारे में एंटर कर रहे हो जहां आपको मालूम है कि वहां तो कंट्रोल्स हैं तो ना होने के बराबर है, किसी गवर्नमेंट इदारे के पास चले जाओ ऐसे वहां कहाँ से कुछ, वहां तो कुछ भी काम नहीं कर रहा, ऐसे ही होता है ना, यही एक्सपेक्टेशन से जा रहे होते हैं। तो आपने जब रिस्क असेस किया तो ये दो ऑप्शंस हैं, या तो कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो कर रहे हैं तो यू विल परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। पहले क्या परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, उन कंट्रोल्स को टेस्ट करेंगे कि भाई जिस एक्सपेक्टेशन से हम आ रहे हैं क्या हमारी एक्सपेक्टेशन भी सही है या गलत है, रियलिटी क्या है। Before you rely on the evidences from these controls, you need to check that whether the controls are working or operating effectively or not. That is called test of controls. और अगर आप इस उम्मीद से जा रहे हो कि वहां तो कंट्रोल्स कोई काम ही नहीं कर रहा, तो वहां तो आप टेस्ट क्या करोगे कंट्रोल्स का, आप जाओगे आपको पता था कि भाई काम नहीं कर रहे, देखा तो वाकईतन काम नहीं कर रहे, तो फिर आप जाके दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस उनको जाके रिपोर्ट करोगे, बोलोगे भैया आप अपने कंट्रोल से पहले सही करो, ये तो मैनेजमेंट का मामला है, हम ऑडिटर क्या कर लेंगे इसमें, कंट्रोल सही करोगे तो हम फिर एविडेंसेस इकट्ठा करेंगे ना, कंट्रोल्स ही नहीं है हम क्या, हम किस चीज को आके चेक करें, छान पटक करें, कंट्रोल्स तो पहले दुरुस्त करो तो वो जाके रिपोर्ट करेंगे गवर्नेंस को। उसके बाद यहाँ पर जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी आया कि हाँ भाई ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, हो गया, प्रूफ हो गया, सब कुछ हो गया, क्या करो, परफॉर्म रिड्यूस्ड सबस्टैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या मतलब, जो टेस्ट वगैरह प्रोसीजर बनाएंगे वो थोड़ा कम करें, क्यों कम करें, क्योंकि टेस्ट कंट्रोल किया था ना वो कंट्रोल इफेक्टिव था। हाँ तो फिर हम क्या करेंगे, उसी कंट्रोल्स के आउटपुट पे रिलाई करेंगे, एविडेंसेस पे रिलाई करेंगे। जब हमें पता है कि सीसीटीवी बिल्कुल ऑपरेशन में है तो हम उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाल के चेक कर लेंगे, हमें फिजिकली जाके फैक्ट्री विजिट करने की जरूरत नहीं है, वेयर हाउस विजिट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसकी सीसीटीवी फुटेज मंगवाएंगे और देख लेंगे सब कुछ, क्या ख्याल है। लेकिन अगर हमें ये बात पता चल जाए कि यार सीसीटीवी रिलायबल नहीं है, मैनिपुलेशन हुई है, या इनके पास पिछले 2 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं, रिसेंट रिकॉर्ड्स नहीं है, फिर क्या मैं रिलाई कर सकता हूँ कंट्रोल्स पे, फिर मुझे जाना पड़ेगा फिजिकली वेयर हाउस जाके चेक करना पड़ता, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बाद ऑडिट प्रोसीजर्स तो होंगे, बट अब थोड़े से कम कम कॉम्प्लेक्सिटी के होंगे। अब अगर मैं खुद जा रहा हूँ वेयर हाउस इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो एक, जब मैं खुद विजिट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, एक एक चीज की छान पटक कर रहा हूँ, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या घर ऑफिस में बैठे बैठे सीसीटीवी फुटेज देख लेना वेयर हाउस की, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा क्या है, वहां खुद जाके एक एक जाके फिजिकल इंस्पेक्शन करना, एक एक जगह पे, एक एक स्टोर पे, एक एक कैबिनेट में, एक एक अलमारी में, जहां जहां इन्वेंट्री रखी हुई है, और यहाँ सीसीटीवी से हम सब चीजें ओवरव्यू कर लेंगे। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब गवर्नमेंट को, गवर्नेंस को, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को हम इन्फॉर्म करेंगे, रिपोर्ट करेंगे अबाउट द कंट्रोल्स, तो उसके बाद फुल
सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि कंट्रोल तो है नहीं जिसपे हम रिलाई करें, यस और नो। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ओवरऑल रिव्यू ऑफ एफएस। फिर ओवरऑल रिव्यू तो करना ही है, जाहिर है, उसी के लिए तो आए हैं। अच्छा जी, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम बार बार इस पे बात कर चुके हैं, घर पे आप लोग देख लीजिएगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बात कर चुके हैं हम। प्रोफेशनल जजमेंट, क्या होती है प्रोफेशनल जजमेंट? इतनी सारी बातें की हैं, कोई तो बात बताओ इसमें से, क्या बात? नाम लेके नहीं की, मगर है तो आप नाम से तो समझो ना, इतने तो आप लोग माशाल्लाह एजुकेटेड हो। प्रोफेशनल जजमेंट हमेशा याद रखो, कभी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आपके एग्जाम में भी आ सकता है, जिसका हमने क्लास में कभी जिक्र ही नहीं किया, जिसको आपने पढ़ा ही नहीं, तो क्या अब आप ब्लैंक बैठ जाओगे, हाथ पैर फ्रीज हो गए? नहीं ना, कुछ तो दिमाग लड़ाओगे ना। तो ये वर्ड से क्या लग रहा है, प्रोफेशनल जजमेंट, क्या लग रहा है नाम से, क्या होगा इसमें, क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है? जो ऑडिटर होगा ना, वो अपने प्रोफेशनल से जजमेंट देगा, किसी की बातों का नहीं है। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। और कोई एग्जांपल दे। Giving a conclusion on based on the evidences. जी, क्या कह रहे हैं? Evidences के बेस पे एक conclusion फॉर्म करना। ओके, दैट मींस प्रोफेशनल। ओके, कि एविडेंस के बेस पे आपने कंक्लूजन फॉर्म किए, सुनी सुनाई पे नहीं जा रहे, एविडेंस बेस्ड, ठीक है। एनीथिंग एल्स? डॉक्टर के पास कभी गए हो जिंदगी में? कौन है डॉक्टर? प्रोफेशनल है। जब जाते हो तो वो आपसे क्या पूछता है, खाला कैसी है, मामी कैसी है, और ईद कैसी गुजरी, ये पूछता है वो? क्या पूछता है? इस बीमारी की वजह से जिस बीमारी की वजह से, कि हमें सिम्टम्स बताओ, कब हुआ था, आखिरी उल्टी कब आई थी, बुखार कितना चढ़ा था, आओ ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। या वो आपसे पर्सनल हो जाते हैं, यार हाँ अच्छे कपड़े पहन के नहीं आए डॉक्टर के पास, नहा करके क्यों नहीं आए हो, बदबू मार रहे हो, ऐसे बोलते हैं। यानी वो पर्सनल लेवल पे जाता ही नहीं है, वो प्रोफेशनल रहता है, वो काम से काम है। भाई आप जिस तकलीफ से आए हैं, आप अपनी तकलीफ बताएं, उस तकलीफ का फिर वो डायग्नोसिस करता है, कुछ टेस्ट क्लिक कर देता है, एक्सरे है तो एक्सरे करेगा, ब्लड प्रेशर चेक करके फिर चुपचाप से अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, आपको दे देगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसमें कोई पर्सनल ग्रीवेंस, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई ईद कैसी गुजरी, रमजान कैसे गुजरे, ओए रोजे ऐसे हो गए, ओए मैं छुट्टियों पे गया था, ये कब लगती है? प्रोफेशनल जजमेंट। अब होता है जजमेंट। जजमेंट हम इंसानों के जो जहन है ना, वो एक ऐसे तरीके से डिजाइन हुआ है ना, कि हम आसानी किसी की भी बात में आ जाते हैं, सुनी सुनाई पे बिलीव कर लेते हैं, जो हमें नजर आ रहा होता है उस पर यकीन कर लेते हैं, ठीक है, हालांकि पीछे रियलिटी कुछ और होती है। वैसा नहीं होता, बड़ी जल्दी हम जजमेंट्स, क्या बोला था मैंने भाई, नॉन जजमेंटल, अनबायस्ड, इंडिपेंडेंट, जजमेंटल हो जाते हैं। इसीलिए हमें एज अ ऑडिटर ये सिखाया जा रहा है कि भैया यू आर अ प्रोफेशनल, एंड देयरफॉर आपका कंपनी से कोई माँ बहन चाचा भतीजे का कोई रिश्ता नहीं है। ना आप उसकी फेवर में बात करोगे, ना उसके दुश्मनी में बात करोगे। आप एक न्यूट्रल प्रोफेशनल पर्सन बन के, जो एफएस में नजर आ रहे हैं, जो एविडेंसेस नजर आ रही है, जो रिपोर्ट्स आपको बता रही हैं, जो एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड प्रेशर का रिजल्ट आपको बता रहे हैं, उसकी बेसिस पे आप प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करोगे। अपनी मन मर्जी, अपने मूड, अपनी नजर, अपनी सोच, अपनी लाइक्स डिसलाइक के बेस पे नहीं, कि वो मुझे नेस्ले कंपनी बड़ी पसंद है, बचपन से इसके एड्स मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे, ओ ये शान मसाले की कंपनी, मुझे शान के मसाले तो घर में ही इस्तेमाल होता है भाई, ओ खुशियां चख लो कोक कंपनी का, अरे वाह जबरदस्त, घर में पेटी पेटी आ जाएगी कोक की, अच्छा अच्छा ऑडिट रिपोर्ट बना के दो। से करना है, प्रोफेशनल जजमेंट रखना, बी न्यूट्रल, बी अनबायस्ड, बी स्केप्टिकल, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब, यू नीड टू बी स्केप्टिकल। लेकिन कोई पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल लेवल पे आके कोई दोस्ती यारी ना, नॉट एट ऑल,
यू गॉट टू बी प्रोफेशनल। ठीक है, तो प्रोफेशनल में क्या क्या चीजें हैं जरा पढ़िए हसन जल्दी से। एप्लीकेशन, application of relevant critical knowledge and experience in making informed decisions about the courses and action that are appropriate in the circumstances of the auditing. काम से काम रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे होगे, प्रोफेशनल जजमेंट इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशनल जजमेंट का एक और मतलब ये भी होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर सिर्फ आपका सिम्टम नहीं देखता बल्कि उसकी एक नजर भी होती है। वो 20 साल से क्लिनिक में बैठा है, पेशेंट्स देख रहा है, इतनी उनकी नजर और एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है कि पेशेंट ने अभी कुछ मुंह से बताया भी नहीं, वो बच्चे का चेहरा या वो पेशेंट का चेहरा देखते ही डॉक्टर एनालाइज कर लेता है कि इसको जॉन्डिस है या इसको टाइफॉइड है या इसके जो सिम्टम्स जो शक्ल से लग रहा है कि ये डेंगू है। तो उसकी एक जजमेंट भी होती है, उसको प्रोफेशनल जजमेंट है। ये बायस नहीं होती, ये चूंकि आप इतने साल से काम कर रहे होते हो तो आपकी डेवलप हो जाती है। लाइक एज अ टीचर मुझे शक्ल से समझ आ जाता है कि कौन सा स्टूडेंट सब समझ रहा है, कौन सा स्टूडेंट नहीं समझ रहा है, कौन सा जो है फुल अटेंशन दे रहा है, कौन सा कहीं गुम हो गया। समझ आ जाता है ना, पढ़ाते पढ़ाते एक सेकंड में समझ आ रहा है। तो दैट इज द प्रोफेशनल जजमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट कि एज एन ऑडिटर जब आप काम में होते हो तो बहुत सारी चीजों में आपको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करना होता है। और उसमें सबसे पहली जगह कहाँ यूज करते हो, डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क। इसकी कोई एक्सरे रिपोर्ट नहीं आएगी जो आप देख करके बोलोगे कि हाँ ये नहीं। इसकी कोई जो है अल्लाह भला करे आपको ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी जो आप बोलोगे हाँ ये मशीन ने ये बताया, लैब की रिपोर्ट्स ये कह रही है तो ये। यहाँ आपकी प्रोफेशनल जजमेंट आएगी कि कितना ऑडिट रिस्क है, कितने चांसेस हैं यहाँ पर कि ये रिस्क इस कंपनी के ऑडिट में पाया जाए या ये रिस्क इस कंपनी के एफएस में पाया जाए। या जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिसाइड किया ना कि ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो मटेरियल हैं, ये कैसे पता लगाया कि ये मटेरियल है, क्योंकि कोई ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थोड़ी आई। ये हमारी प्रोफेशनल जजमेंट है कि हमने जब पूरे इदारे के बारे में छान पटक की, जाना पहचाना, मार्केट में देखा उसकी पोजीशन क्या है, गुडविल क्या है, सब कुछ को देखा, तो हमें लग रहा है कि इस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हुए इस कंपनी को ये 4 चीजें हैं जो बड़ी अहम होंगी जिसको हमें जाके इन्वेस्टिगेट करना। दैट्स प्रोफेशनल जजमेंट। डिटरमाइनिंग, पढ़िए जोर से, डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क एंड सेटिंग मटीरियलिटी। भाई मटीरियलिटी कहाँ सेट करोगे, खतरे की घंटी कब बजनी है ये कौन डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये किसने कहा कि ब्लड प्रेशर 80/120 नॉर्मल है, और अगर इससे ऊपर हो जाए तो अब नॉर्मल है, और इससे कम हो जाए तो बिल्कुल ही मतलब तो बंदा मरने वाला होगा, लो ब्लड प्रेशर। किसने ये तय किया इस रेंज को, जो साइंटिस्ट होते हैं जो पीछे रिसर्च करते हैं उन्होंने तय किया ना। तो इसी तरह हमें हर कंपनी का मटीरियलिटी तय करना पड़ेगा ना कि अगर इस लेवल से क्रॉस हो जाए तो मतलब खतरे की घंटी, और इस लेवल से कम रहे तो मतलब ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये ऑडिटर डिसाइड करेगा। और ये ऑडिटर किस बेस पे डिसाइड करेगा, कोई एविडेंस नहीं है, प्रोफेशनल जजमेंट। बात समझ आई। प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे ये मटीरियलिटी डिसाइड करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी इदारे का, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सुपरमार्ट, तो सुपरमार्ट का जो टर्नओवर है या रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है कि सुपरमार्ट का साइज क्या है। अगर कोई छोटी सी किराने की दुकान है जहाँ अंडा डबल रोटी बिस्कुट मिल रहा है तो क्या उसका टर्नओवर ज्यादा होगा, या जो आप हाइपर स्टार जाते हो उसका टर्नओवर ज्यादा होगा। उस या वो कौन सा है तकीवन में जो है क्या नाम है, कारफोर, वहां जाते हो उसका होगा। और फिर इस कारफोर की सिर्फ कराची में तो ब्रांच नहीं है ना, पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेस हैं, सुपरमार्ट की चेन्स हैं पूरी। तो फिर एज एन ऑडिटर टर्नओवर इसका ह्यूज है या कम है, ह्यूज है, बिग अमाउंट। लेकिन इसकी जो बेसिक अमाउंट है वो कौन तय करेगा कि इससे अगर क्रॉस हो गया तो मतलब ये एक मटेरियल मैटर है, वी मस्ट चेक इट। और अगर इस लेवल के अंडर अंडर है तो मतलब मटेरियल मैटर नहीं है, तो उसको हम बाद में भी चेक कर सकते हैं। पहले हम मटेरियल मैटर्स को चेक करें। तो ये लिमिट कौन तय करेगा, ऑडिटर्स, मैं और आप, बेस्ड अपॉन आर प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक,
आगे बढ़िए, इवेल्युएटिंग वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट कौन समझाएगा भैया? पढ़ा था ना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। एक होती है सफिशिएंसी, एक होती है एडिक्वेसी। क्या फर्क है दोनों में? समझ गए? वो तो 100 समझ? एजुकेशन में 100% आ गई थी। ठीक है, और सफिशिएंट कितना ऑप्शन जैसे जो पानी वाली मिसाइल की क्या है ठीक है, क्या मिसाल दी थी पानी की? कि एक गिलास है, एक हाँ बोलो, पवन बोल रहे हैं, कुछ बोलने दो उसको जी। मतलब कि सफिशिएंट होता है कि बंदा जिसमें लाइफ चल सके, पानी उतना पीना चाहिए, सफिशिएंट होता है। एजुकेशन की लिमिट होती है कि दिन में बंदा इतना पानी पी सकता है। हाँ, यानी कि एक मेल एडल्ट जो होता है उसको दिन में 3.2 लीटर्स वाटर पीना चाहिए। यह एडिक्वेट अमाउंट है। बट सफिशिएंट क्या है जो हम पी रहे हैं? जिंदा तो तब भी है ना, फंक्शन से ऑपरेशन, हमारे ऑर्गन्स तो तब भी चल रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो सफिशिएंट है, बट एडिक्वेट क्या है कि 3.2 लीटर्स पिया जाए तो वो बेहतरीन है, वो आइडियल आइडियल है। इसी तरह फीमेल्स के लिए 2.7 लीटर्स। सो दैट्स व्हाट दे वांट टू से कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, भले एडिक्वेट ना हो मगर सफिशिएंट इनफ तो हो कि वो उस असर्शन को सपोर्ट कर सके। कौन से असर्शन को? मैनेजमेंट असर्शन को, मैनेजमेंट के दावों को। ठीक है, आगे बढ़िए। इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट्स जजमेंट्स इन अप्लाइंग द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एज एन ऑडिटर आप इस बात को भी तो देखोगे ना कि क्या मैनेजमेंट ने अगर अपने इदारे के लिए आईएफआरएस चूज किया है तो क्या उसका ये सही फैसला था या उसको गैप की तरफ जाना चाहिए था? ये भी हम ही देखेंगे। और ये हम किस बेस पे देखेंगे? प्रोफेशनल जजमेंट। और फिर ये भी देखेंगे कि क्या वो प्रॉपरली आईएफआरएस सारे अप्लाई कर भी रहा है या नहीं अकाउंटिंग पॉलिसीज में। राइट, नेक्स्ट, ड्रॉइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। उसके बाद कंक्लूजन आएगा, जब एविडेंस आएगा तो उसके बेस पे आपका ओपिनियन, आपकी रिपोर्ट, ये सब आप दोगे। आगे बढ़ते हैं, रिस्क बेस्ड अप्रोच टू ऑडिट। पढ़िए पवन। The ISA requires auditor to adopt a risk-based approach to auditing. This means that the auditor must analyze the risk in the client business transaction and system that could lead to material misstatement in the financial statement. क्या बात हो रही है? एनालाइज द रिस्क इन क्लाइंट्स बिजनेसेस ट्रांजैक्शंस एंड सिस्टम्स दैट कुड लीड टू मटेरियल मिसटेक। यानी क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट के बिजनेस में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उसके क्या बिजनेस की नेचर बड़ी रिस्की है, नंबर वन। नंबर टू, ट्रांजैक्शंस, क्या उसकी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन रिस्की होती है। 10 रुपए 100 रुपए जेब में डालिए, किसी को क्या पता चलेगा? तो कैश ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज रिस्की। सुपरमार्ट हर वक्त रिस्क पे है, क्यों? कैश ट्रांजैक्शन, कोई भी डकैत लूट करने के लिए अंदर घुस सकते हैं, गन पॉइंट में सारा कैश लेकर भाग सकते हैं, इन्वेंट्री लेकर भाग सकते हैं, बहुत सारे तरह से वो लोग लूटिंग का शिकार हो सकते हैं। हर चीज कैश में होगी। बैंक्स highly sensitive and highly risky because it's all about cash. Next, business transactions and systems. Systems भी risky होते हैं। Systems यानी कि आपका IT सिस्टम अगर है, और फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जामिनेशन सेंटर है, examination being an examination center, our system is very sensitive and risky. Why? कोई बाहर का वायरस अटैक कर सकता है, कोई हैकर हमारे सिस्टम में घुस करके क्वेश्चन पेपर्स लीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हर चीज पॉसिबल है, सकते नहीं हो सकते, दैट्स अ रिस्क एंड वी नीड टू सेट एंड पुट इन कंट्रोल्स टू अवॉइड दैट रिस्क, टू लेट इट नॉट हैपन। अदरवाइज हमारा पूरा इदारा स्टेक पे आ जाएगा, हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं सिस्टम्स में। तो अगर सिस्टम में कंट्रोल नहीं लगा हुआ और ऑडिटर को ये बात मालूम है तो फिर ऑडिटर बताएगा ना कि भाई सिस्टम में कंट्रोल नहीं है, इनका इतना हाईली सेंसिटिव सिस्टम है। बैंक्स हो गए, उनके सिस्टम भी बहुत हाईली सेंसिटिव है, वहां पे भी लगने चाहिए कंट्रोल्स, स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगने चाहिए। दैट कुड लीड टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन एफएस। और अगर ये सब नहीं है और ये सब ना होने की वजह से एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहा तो जाहिर ऑडिटर फिर आइडेंटिफाई करेगा और रिस्क यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट, डायरेक्ट Testing to the PA.
डायरेक्ट ऑडिट टेस्टिंग टू रिस्की एरियाज, यानी ऑडिटर जाते साथ ही जो सबसे हाईली रिस्की एरियाज हैं जिसको उसने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया है, वो जाते साथ उस पर अटैक करेगा। जाते साथ, क्योंकि प्लानिंग में यही तो हो रहा है ना, मटेरियल चीजों को पहले हाईलाइट कर लिया जा रहा है कि ये मटेरियल है, सारा वक्त हम इसको देंगे पहले, उसके बाद बाकी चीजों को। अब आइए ऑडिट रिस्क, अरे पढ़िए ऑडिट रिस्क। Audit risk, this that the auditor expresses on inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated. Audit risk is the risk that the auditor expresses in an inappropriate audit opinion when the financial statements are materially. रिपीट हो रहा है वही पॉइंट, कोई नई चीज नहीं है। ऑडिट रिस्क क्या है? बेसिकली वो रिस्क जिसमें ऑडिटर की गलती हो। अब ऑडिटर की गलती कैसे है कि उसने एक रॉन्ग ओपिनियन दे दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे थे बट उसने कहा नहीं शो कर रहे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर शो नहीं कर रहे थे और उसने कहा शो कर रहे हैं। कुछ भी जो उसने गलत ओपिनियन दिया है ना, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दिया है, वो एक ऑडिट रिस्क है। आइए, ऑडिट रिस्क हैज टू मेजर कंपोनेंट्स। पवन पढ़िए। One is dependent on the entity and is the risk of material misstatement arising in the financial statement, inherent risk and control risk. The other is dependent on the auditor and is the risk that auditor will not detect material misstatement in the financial statement detection risk. तो दो केस हैं कंपनी के और एक ऑडिटर का खुद का भी। ठीक है, क्या क्या है कंपनी का? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल। इनहेरेंट रिस्क को हम बिजनेस रिस्क भी कहते हैं कि बिजनेस का बाय नेचर, बाय इनहेरिडिटरी उनका एक रिस्क है, रिस्क फैक्टर है। और कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क उनके कंट्रोल एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे, वहां पे फ्लॉ है, लूप होल है, सिस्टम्स में लूप होल है। एंड देन फाइनली जो ऑडिटर की गलती है वो क्या है? डिटेक्शन रिस्क, वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, वो सही ओपिनियन नहीं दे पाया। ठीक है, तो दैट इज ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू इनहेरेंट रिस्क, जिसको बिजनेस रिस्क भी कहते हैं, कंट्रोल मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, अरे पढ़िए। Inherent risk, the susceptibility of an assertion about a class of transaction, account balance, or disclosure to misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements before Before- consideration of any related internal controls. क्या कह रहे हैं? अब बड़ी बात है, नहीं समझ आ रही क्या करें? एग्जाम में भी बड़ा सिनेरियो आएगा, 70 मार्क्स के तो इतने बड़े बड़े सिनेरियोज हैं, क्या करेंगे फिर एग्जाम में? बैठ जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे? नहीं, इसकी स्ट्रेटेजी है, ब्रेक इट डाउन। बड़ी चीज को समझना है, बड़ी चीज को एक साथ नहीं खाया जा सकता, बड़ा केक एक साथ नहीं खाया जा सकता, छोटे छोटे टुकड़े करो, एक एक बाइट लो, एक एक स्पून। तो क्या करना है, बड़ा स्टेटमेंट है, इसको ब्रेक डाउन करें तीन तीन वर्ड्स में। इनहेरेंट रिस्क, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन। अब ससेप्टेबिलिटी तो सर के ऊपर से गुजर गया ना, मुंह से भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, छोड़ो उसको। आगे क्या लिखा है? ऑफ एन असर्शन, असर्शन का मतलब होता है दावे, मैनेजमेंट के दावे। ठीक है, अब ये चीज समझ आ रही है, आगे बढ़ो। अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, बस क्या बात समझ आई कि ट्रांजैक्शन की कोई क्लास है, कोई कैटेगरी है जिसके बारे में बात हो। ठीक है, और असर्शन या दावा किसके बारे में? इसी ट्रांजैक्शन के बारे में कोई दावा है जो इसी ट्रांजैक्शन, यहां तक बात समझ आ गई? बस करिए, अब आगे बढ़िए। अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, याद है अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। अच्छा ठीक है, आगे टू अ मिसस्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है, दैट कुड बी मटीरियल, कोई अहम गड़बड़ हुई है, ओके, ईदर इंडिविजुअली अकेले में और व्हेन एग्रीगेटेड मिलकर। यानी कि एक चीज जहरीली है, वो जहर अगर आपको एक बूंद भी आपके हाथ में लग जाए, जहर फैल जाए, तो वो एक बूंद ही काफी है आपको मारने के लिए, तो वो इंडिविजुअली मटेरियल हो गया। और अगर वो एक बूंद काफी नहीं है, रोज आप लेते रहोगे तो उसका एग्रीगेट इफेक्ट जो होगा, यानी रोज स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसका एग्रीगेट इफेक्ट जो होगा वो कैंसरस या डेडली होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको लंग कैंसर होगा, वो एक दफा में नहीं होगा, वो एग्रीगेट होगा। रोज आप पियोगे सिगरेट, रोज चेन स्मोकिंग, ये वो महीने साल लग जाएंगे और आपको फिर एक दिन पता चलेगा आपका लंग फेल हो, दैट इज एग्रीगेट। और जो एक दफा में आपको अफेक्ट कर रहा है दैट इज इंडिविजुअल। तो कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो इटसेल्फ बड़ी मटेरियल नेचर की होती है,
तो वो इंडिविजुअली काफी होती है एफएस को बर्बाद करने की। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअली इतनी नुकसानदेह नहीं होती क्योंकि वो बड़ी छोटी सी अमाउंट है, बट वो अमाउंट्स बढ़ते बढ़ते मिलते मिलते हजारों ट्रांजैक्शंस जब मिल जाती हैं तो वो एकदम से एक एग्रीगेट अमाउंट बन जाती है, और जब वो एग्रीगेट अमाउंट बन जाती है तो फिर वो डेडली हो जाती है फॉर एफएस। नेक्स्ट, बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स, किसको पढ़ रहे हैं? इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है? इनहेरेंट मतलब जो हेरिडिटरी है, जो बिजनेस का बाय नेचर रिस्की नेचर है, तो उसके बारे में बात हो। तो उसके बारे में यही बात हो रही है कि ये बिजनेस इतना रिस्की इटसेल्फ है कि उसकी या तो एक ट्रांजैक्शन इतनी डेडली हो जाती है कि एफएस पे अफेक्ट कर देती है, या तो मिल करके बहुत सारी ट्रांजैक्शंस वो डेडली हो जाती हैं एफएस। हालांकि इस वक्त अभी हमने कंट्रोल्स को छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं। इस वक्त सिर्फ हम बिजनेस की नेचर की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम मिसाल ले लें, वेपन्स, वेपन इंडस्ट्री डेंजरस है। उसकी एक गलत ट्रांजैक्शन, एक इलीगल वेपन की ट्रांजैक्शन आपकी पूरी कंपनी को खतरे में डाल सकती है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, यस और नो। एक ही ट्रांजैक्शन, इलीगल ट्रांजैक्शन काफी है आपको डुबाने के। इसी तरह आप अगर एग्जामिनेशन हमारे इंस्टीट्यूट को देख लें तो इट इज ऑल्सो रिस्की। एग्जामिनेशन हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के, आइल्स के, पियर्सन व्यू के, और एक केस आ जाए अगर, अल्लाह ना करे किसी के सामने, जो कि इंशाल्लाह आएगा नहीं क्योंकि हम ऐसा कर नहीं रहे, अगर कोई इस तरह का केस आ जाए जिसमें उनको हल्का सा भी शक हो जाए कि यार ये लोग तो करप्शन कर रहे हैं, ये लोग तो पेपर्स पहले से लीक कर देते हैं, या ये लोग एथिकली एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा तो लाइसेंस कैंसिल होगा। एफएस के लिए मैटर मटेरियल है कि नहीं है? हमारे पूरे इदारे की गुडविल के लिए, गोइंग कंसर्न के लिए, हर चीज के लिए ये मैटर मटेरियल हो जाए। तो क्या है कि बिजनेस की नेचर रिस्की है, रिस्की नेचर है। इसमें अभी हमने ना कंट्रोल्स की बात की, ना सिस्टम्स की बात की, ना हमने ऑडिटर एज एन ऑडिटर आके चेक किया। हमने पहले ही दूर से बैठ के ही, जैसे ही कॉल आई सार फाउंडेशन से कि भैया पवन सर हमारा चेक करें, ऑडिट करें, तो पवन ने जब सारी रिसर्च की इदारे के बारे में, तो उसने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया कि एग्जामिनेशन सेंटर हाईली रिस्की, मीन सेंसिटिव मटेरियल टू द एफएस, वी नीड टू चेक इट फर्स्ट, वी नीड टू ऑडिट इट फर्स्ट, यस और नो। तो यहाँ भी ये बात, आई होप दिस मेक्स इट क्लियर इनफ कि इनहेरेंट रिस्क किस नेचर का होता है। अब इनहेरेंट रिस्क में आइए, अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द एंटिटी, फॉर एग्जांपल, अरे बढ़िए सारे एग्जांपल्स। The industry in which the audit client operates, सबसे पहले इंडस्ट्री ही रिस्की है, लाइक वेपन इंडस्ट्री, और any regulations it is subject to, एनी रेगुलेशंस, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो स्पेसिफिकली उस कंपनी के लिए इम्पोज हुआ है। whether its financial statements include complex calculations, are subject to complex accounting standards, नेक्स्ट, include amounts derived from accounting estimates rather than routine factual data. ठीक है, क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, बड़ी हैं, और एस्टिमेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉम्प्लेक्स हैं, एंड एस्टिमेट्स पे डिपेंड हो रहा है, ये भी रिस्की कर देते हैं। अब इसके कौन ले लेते हैं एग्जाम्पल, एरोप्लेन इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, या स्पेस एक्स। व्हाट यू थिंक, यूनिवर्स में जाना कोई आसान बात है, कोई जोक है, कोई आम कंपनी है? इनहेरेंट रिस्क, हाईली रिस्की, कि अगर एक दफा एस्ट्रोनॉट गया स्पेस पे, गया, पता नहीं लौट के आएगा नहीं आएगा। ठीक है, वेरी रिस्की, हाई इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर हाई ऑडिट रिस्क। ठीक होगी कहानी? तो ये हमारे पास ये आगे कंट्रोल रिस्क, इसको हम नहीं गो थ्रू कर ले। कंट्रोल्स जो प्रिवेंट करे, डिटेक्ट करे, करेक्ट करे, क्या करेक्ट करे, डिटेक्ट करे, प्रिवेंट करे, जितना भी हमारे पास अल्लाह वल्लाह करे, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, करप्शन एक्टिविटीज एंड जो भी गड़बड़ें होती हैं वो सबको करे। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क, इसको भी आपने खुद से पढ़ लेना, हमने काफी डिस्कशन कर ली। हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे एज एन ऑडिटर, कोई कमी हमारे एंड से रह रही है। इसमें हमारे पास जो डिटेक्शन रिस्क है वो सैम्पलिंग रिस्क भी हो सकता है, नॉन सैम्पलिंग भी हो सकता है। सैम्पलिंग रिस्क में हमने सही सैंपल कलेक्ट नहीं किया। अब फॉर एग्जाम्पल आप सुपरमार्ट का ऑडिट करने जा रहे हो, एक दिन में एक सुपरमार्ट में कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है? हजारों की तादाद। क्या आप एज एन ऑडिटर, एज एन ऑडिट टीम, एज एन ऑडिट फर्म, आप सारी इनवॉइसेस को चेक कर सकते हो?
पूरे महीने की, पूरे साल की? Of course not. So what are you going to do? You're going to take sample. कुछ दिसंबर से उठा ली, कुछ जून से उठा ली, कुछ मार्च से उठा ली। अब क्या गारंटी है कि आपने सैंपल सही जगह से उठाया है कि नहीं उठाया, इनफ सैम्पलिंग की है नहीं की, क्योंकि ये सब तो आपके प्रोफेशनल जजमेंट पे हो रहा है। कोई लिखत पढ़त तो नहीं है ना कि जहां भी जाओगे 100 सैंपल्स लेने ही लेने हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड इट इज बेस्ड अपॉन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। तो कहीं भी जाओगे आप सैंपल अपने प्रोफेशनल जजमेंट से उठा रहे होगे, प्लस ये देखते हुए कि कौन सा ज्यादा मटेरियल मैटर है, वहां ज्यादा है कोई आप उठाओगे सैंपल, जहाँ पे कम होगा वहां कम उठाओगे। बट अगेन इट्स ऑल बेस्ड अपॉन योर प्रोफेशनल जजमेंट, और अगर आपकी प्रोफेशनल जजमेंट गलत हो गई तो पूरा बेड़ा पर बेड़ा पर सही है। तो सैम्पलिंग रिस्क हो गया। नॉन सैम्पलिंग रिस्क, जहाँ पे आपको सैंपल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां कोई रिस्क ही नहीं था। फैक्टर्स विच इंक्रीज नॉन सैम्पलिंग रिस्क, यानी कि आपने सैंपल ही नहीं लिया तो उसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं था, टाइम प्रेशर था, आपको सैंपल लेने का मौका ही नहीं मिला, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, आपको पैसे पूरे नहीं दे रहे थे, आपने भी दिल लगा के काम नहीं किया, मैं क्यों करूँ उसकी मेहनत सैंपल से इकट्ठा करने। पोअर प्लानिंग, प्लानिंग नहीं थी प्रॉपर। न्यू क्लाइंट, नए क्लाइंट पे आप गए थे। नए क्लाइंट का मतलब है कि वो खुद भी नया क्लाइंट है, उसके पास है ही नहीं कोई सैंपल दिखाने के लिए, नया नया सुपरमार्ट खोला है, नया स्टार्टअप है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। लैक ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज, आपके पास लैक ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज है, आपके लिए वो नया क्लाइंट था, पहली दफा आप किसी सुपरमार्ट में जा रहे थे, आपको अंदाजा ही नहीं हुआ कि आपको सैंपल कहाँ से लेना है और किसका लेना है, पहली पहली दफा आपका हो रहा था, आपका काम था ये। ठीक होगी कहानी, आगे बढ़ते हैं। दो तरह की मटीरियलिटी होती है, नंबर वन क्वांटिटेटिव, नंबर टू क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मटीरियलिटी का क्या मतलब है? लाइक गोइंग कंसर्न, इसके नंबर्स नहीं है। गोइंग कंसर्न के क्या कोई नंबर्स है? नहीं, आप बस जाते हो, आप बोलते हो, आप चीजों को देखते हो, फैक्टर्स को देखते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हो, और आप यह एनालाइज करते हो कि क्या ये कंपनी अगले 1 साल तक ऑपरेशन करेगी या नहीं करेगी। इसके कोई नंबर्स तो नहीं। तो ये क्वालिटेटिव हो गया। गुडविल क्वालिटेटिव, पर मार्केट में क्या रेपुटेशन है, इसके कोई नंबर्स तो नहीं है। क्वांटिटेटिव में क्या होगा? नंबर्स हैं, रेवेन्यू पता लगा रहे हो, एम्प्लॉइज कितने आ रहे हैं जा रहे हैं वो पता लगा रहे हो, क्वांटिटेटिव। एसेट की वैल्यू, एसेट की वैल्यू है पता लगा रहे हो, क्वांटिटेटिव। ठीक है। लाइबिलिटी चेक कर रहे हो, बैंक का कर्जा कितना चढ़ा हुआ है, क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट, असर पड़िए मटीरियलिटी लेवल। The maturity level set by the auditor will always be the matter of judgment and will depend on the level of audit risk. The higher the anticipated level of audit risk, the lower the value of maturity will be. क्या कह रहे हैं? ये maturity जो ऑडिटर तय करता है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट बेसिस के ऊपर, जितना वो एंटिसिपेट करेगा उतना लेवल ऑफ रिस्क कम होगा। मटीरियलिटी लेवल सेट बाय द ऑडिटर विल ऑलवेज बी अ मैटर ऑफ जजमेंट। अगेन यहाँ प्रोफेशनल जजमेंट की बात हो रही है कि मटीरियलिटी लेवल, लेवल क्या सेट होगा कि इसको क्रॉस हुआ तो मतलब डेंजरस, इसको क्रॉस नहीं हुआ तो मतलब सेफ जोन। तो वो लेवल कौन चेक कर रहे हैं? ऑडिटर चेक कर रहे हैं, और वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के बेस पे कर रहा है। द हायर द एंटिसिपेटेड लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क, द लोअर द वैल्यू ऑफ मटीरियलिटी विल बी। अब इसका क्या मतलब? पहले तो रिपीट करो ये जुमला, बहुत इंपॉर्टेंट है। द हायर लेवल ऑफ द लोअर द वैल्यू ऑफ मटीरियलिटी। क्या बात हो? वो मटेरियलिटी लेवल लो रखेगा तो उसका जो रिस्क ऑडिटर वो उतना ही बड़ा है, वो उससे ज्यादातर एंटिसिपेट किए चीजों कि इसकी जो है मतलब जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो क्या है कि भाई मैंने सैम्पलिंग सपोज मुझे 80% उठा ली थी, मैंने जो है अपने जजमेंट के बेसिस पे मैंने 40% उठा ली या 50% उसे एंटिसिपेट किया मेरे लिए 50% इनफ हो। जो आपने बात कि मैंने सही जगह से सैंपल उठाए भी है या नहीं उठाए। इसको हम याद जा रहे हो सही, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये है कि इसका मतलब ये होता है कि हम सेफ साइड खेलें। अब सेफ साइड का क्या मतलब होता है? सेफ साइड का मतलब ये होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे पहले ही एक क्लास हो रही थी एफएम की,
तो मैं उन लोगों से डिस्कस कर रही थी कि आप लोग के मिनिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे, मिनिमम। बिल्कुल, मतलब मैं मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करी ना कि तुम लोग पढ़ के जाओगे। तो तब भी मरे से मरे क्या आना चाहिए, अगर क्लासेस अटेंशन फुल अटेंशन से अटेंड की है तो मरे से मरे, मैंने कहा एमसीक्यूज में 50% तो आ जाना चाहिए। तो वहाँ 60% एमसीक्यूज है, 40 तो तुम लोग के आ ही जाएंगे, मरे से मरे आने चाहिए, 30 आ जाएंगे, मरे से मरे आने ही चाहिए। इतनी तो बेसिक सेंस नॉलेज है ही तुम लोग के पास, 30% वहां से ले लिया। बाकी 40% में से भी 20% तो मरे मरे आ जाओ, तुम लोग अगर क्लास ले रहे हो, रेगुलरली आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो थोड़ी बहुत भी, तो मरे से मरे 20 इधर से आ जाएंगे। तो यानी 30+20 50 तो आ जाने चाहिए आराम से। तो ये मैंने क्या बोला, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन लो करके, बिल्कुल बेसिक सेफ साइड चल के इतने तो तुम्हारे आ जाने चाहिए। अब तुम लोग अगर थोड़ी सी भी मेहनत और कर लो ना, तो तुम लोग के 70 आराम से आ सकते, 80 आराम से आ सकते हैं। मगर मैंने उनको ये नहीं बोला कि तुम लोग के 80 आएंगे, सेफ साइड चल रही भैया, मरे से मरे तुम लोग ये इधर खड़े हो, इससे नीचे अपने आप को गिराना नहीं, इतनी तो तुम लोग की हैसियत है। ठीक है, तो यही चीज ऑडिटर यहाँ पे कर रहा है कि उसको खदशा है, उसको डर है कि कहीं मेरी प्रोफेशनल जजमेंट के नतीजे में मैं कोई अहम चीज मिस आउट ना करूं। कि अगर मैंने मटीरियलिटी लेवल फर्ज करूं 50,000 का रखा और 49,000 पे गलती पड़ी हुई थी, तो नुकसान किसका है, ऑडिटर का। क्योंकि कल को उंगली तो मेरे पे उठेगी कि तुम डिटेक्ट नहीं कर सके, तुम नहीं पकड़ सके। तो मैं क्यों 50,000 पे रखूं, मैं सेफ साइड चलूं कि मुझे हाँ लग रहा है 50,000 है और मैं 90% सही होऊंगा, बट एहतियातन हम 30,000 लिमिट रख लें कि 30,000 से ऊपर जो भी है उस सब की छान पटक हो, 30,000 से नीचे जो भी है उसकी हम छान पटक नहीं। तो मैंने सेफ साइड चला, ये बात यहाँ पे है कि द हायर द एंटिसिपेटेड लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क, कि ऑडिट रिस्क जितना उस ऑडिटर को लग रहा है कि यहाँ पे खदशा है, डेंजर जोन है, वो उतना लो वैल्यू लेवल रखेगा मटीरियलिटी का, ताकि कवर अप हो जाए, ज्यादा एरिया ऑडिट में आए, कम हम छोड़ें, ज्यादा ऑडिट में आ जाए। 30,000 वो अपना बार लेवल बना लेंगे कि 30,000 की मालियत से ऊपर जो भी एसेट होगा हम उसको चेक करेंगे, 30,000 की मालियत से नीचे जो भी एसेट होगा हम उसको चेक नहीं करेंगे। तो हालांकि उसको पता था कि 50,000 तक की वैल्यू पे हम ले जा सकते थे मटीरियलिटी लेवल को, मगर वो एहतियातन सेफ्टी फर्स्ट वो कर रहे हैं कि नहीं, 30,000 कट ऑफ लाइन जो है 30,000, क्योंकि प्रोफेशनल जजमेंट है ना। उसने 50 बोला, 49 पे गलती बैठी थी, कल को वही गलती उसके गले आ जाएगी, तो क्रेडिबिलिटी तो उसकी खराब होगी ना मार्केट में, नुकसान तो उसका होगा, उसके करियर में सवालिया निशान आ जाए। क्यों ना सेफ साइड चला। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, तो शक्ल से उसको पता चल गया कि बच्चे को मलेरिया है, फिर भी वो मलेरिया टेस्ट लिख कर देगा कि कोई 19-20 चूक ना हो जाए, हालांकि उसको पक्का 100% यकीन है कि मलेरिया, फिर भी वो टेस्ट लिख के देगा। और वो मलेरिया की दवाई भी लिख के दे देगा एहतियातन, बट वो टेस्ट फिर भी लिख के देगा, क्या एहतियातन। ठीक है, तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, हायर द एंटिसिपेशन लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क, लोअर द वैल्यू ऑफ मटीरियलिटी। बच्चों, बेटा, और से सुन लो, टेक्स्ट बुक रीडिंग स्पेशली जो मैंने हाईलाइट की हुई है चीजें, मिस आउट नहीं करनी। यहाँ पे मैं आपके कॉन्सेप्ट्स तो बिल्ड कर रही हूँ, बट एग्जाम में ये काम आएगा, क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी आपको एमसीक्यू में हो सकता है अलग अंदाज से बोल के पूछे, बताओ ट्रू और फॉल्स। तो अगर आपने ये जुमला नहीं पढ़ा हुआ होगा ना, हायर द एंटिसिपेशन लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क, लोअर द वैल्यू ऑफ मटीरियलिटी, आप गलत जवाब दे दोगे। ट्रू एंड फॉल्स, सिंपल ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा। फिर it is very important to read the text and to absorb the terminologies, the vocabs, audit terminology is very important for this paper. Very, very important. ठीक है, तो इसको लाइटली नहीं लेना कि हाँ बस क्लास में समझ लिया हो गया सब आ गया, नहीं, घर जाके इसकी वर्ड्स को जहन में और लिख करके और दोहराना पड़ेगा और एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ताकि वही चीज जब आप क्वेश्चन ड्राफ्ट करो, आंसर ड्राफ्ट करो, तो वही वर्ड्स निकल करके आए। उर्दू में थोड़ी लिखना है पेपर, अंग्रेजी में लिखना है, और अंग्रेजी वो अपनी भाषा चाहते हैं, जो हमारी भाषा नहीं चाहते। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने मटीरियलिटी लेवल्स हमें दिए हुए हैं कि रेवेन्यू के लिए 0.5 to 1% होता है, टोटल एसेट्स के लिए 1 to 2% होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए 5 to 10% होता है,
लेकिन ये हर कंपनी, हर इदारा, हर ऑडिटर हर कंपनी के लिए डिफरेंट सेट कर सकता है अपने हिसाब से, प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से। ये एक बेसिक उन्होंने हमें बता दिया एज अ स्टूडेंट कि ये एक बेसिक है जो हम फॉलो करते हैं। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, ये क्वालिटेटिव मटीरियलिटी। परफॉर्मेंस नंबर्स रिलेटेड नहीं, आपके एम्प्लॉयज कितने मोटिवेटेड हैं, आपके कस्टमर फीडबैक कैसा है, कस्टमर कितनी दफा बार बार आके आपसे वही प्रोडक्ट खरीदते हैं या सिमिलर सर्विसेज लेते हैं। तो ये सब क्या है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। All right, we have an activity. Let's jump to the activity. You are an audit senior in Czech and Company, and you are commencing the planning of the audit of Dress You Like Company for the year ending 30th September 2006. This audit was won by your firm in January 2006 में आपने इस क्लाइंट को ओके किया था और आपने इसका ऑडिट प्लान शुरू किया है और ईयर एंड है इसका 30th सितंबर। 9 महीने हैं आपके पास। ड्रेस यू लाइक कंपनी इज अ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है, बेस्ड इन यूके, विच हैज बीन ट्रेडिंग ओवर 10 ईयर्स, 10 साल से काम कर रही है पुरानी कंपनी। इट ऑपरेट्स फ्रॉम 2 साइड्स, 2 जगह है, फैक्ट्री वेयर क्लोथ्स आर मेड, हेड ऑफिस वेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट। Completed inventory orders are dispatched from both the factory and head office, and errors can sometimes occur concerning the transfer of inventory between sites. कह रहे हैं गलती की गुंजाइश कहाँ पे है, जब ट्रांसफर हो रहा होता है ना इन्वेंट्री एक जगह से दूसरी जगह, फैक्ट्री से ऑफिस या ऑफिस से फैक्ट्री, वहां चांसेस है गलती। फिर कह रहे हैं इन एन एफर्ट टू रिड्यूस कॉस्ट, खर्चा कम करना चाह रहा है, ड्रेस यू लाइक कंपनी नाउ इंपोर्ट्स इट्स मटेरियल फ्रॉम वन सोल सप्लायर बेस्ड इन चाइना। अब ये सवाल पढ़ते हुए ना एज एन ऑडिटर दिमाग में हर सेंटेंस में घंटी बजनी चाहिए। किस बात की घंटी? यहाँ रिस्क है, यहाँ रिस्क है, यहाँ रिस्क है, यहाँ खर्चा है, ये डेंजर जोन है, यहाँ मैनिपुलेशन हो सकती है, यहाँ गलती हो सकती है। ये जितने पॉइंट्स हमने किए ना, यहाँ फाइनेंशियल रिस्क है, यहाँ पास ट्रैक देखना पड़ेगा, यहाँ न्यू इंडस्ट्री है, यहाँ पे पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पे जरा टाइम का देखना पड़ेगा। ये सारे रिस्क और जो जो अभी तक हमने पढ़े, इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन, सब जहन में ठक 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 ये यहाँ ये आ रहा है। अब यहाँ पे ये अगर मैं जुमला बोलूँ जो बहुत ही वाजे है इस वक्त, इन एन एफर्ट टू रिड्यूस कॉस्ट, खर्चा कम करने के चक्कर में ड्रेस यू लाइक कंपनी इंपोर्ट कर रहा है माल फ्रॉम वन सोल सप्लायर। क्या खर्चा है इसमें? हमने सोचा है कि काम होगा, महंगा भी हो सकता है। ठीक है ओके। और यानी ये तो फिर आप एज एन ऑडिटर चेक करोगे ना कि वाकई में जो ये महंगा कह रहे हैं ये महंगा है कि सस्ता है, या आप एविडेंस इसकी तलाश करोगे। और इसकी क्वालिटी, जैसे हमारे पास जो पुराना प्रोडक्ट है, जो हम अगर चाइना में इंपोर्ट करें तो उसकी क्वालिटी रहती है या नहीं। ठीक है, और सबसे अहम चीज टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, कैसे? तो टाइम लग रहा है, प्रोडक्शन डिले हो सकता है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। और भाई आपके पास आज के तारीख में सिर्फ एक ही सप्लायर है, उसे डिच कर दिया तो, उसका कोई हादसा हो गया तो आपकी तो यहाँ प्रोडक्शन रुक जाएगी। आप सोलली एक ही सप्लायर पे डिपेंडेंट है। ये तो बिजनेस रिस्क हो गया ना एक तरह से आपके लिए। कैसे कैसे आप कर सकते हो कि सिर्फ एक ही सप्लायर पे आप डिपेंडेंट हो? और अगर कल को उसने जो माल भेजा डिफेक्टेड निकला, देर से आया, उसका एक्सीडेंट हो गया, लॉस हो गया, तो आपके पास तो कोई बैकअप है ही नहीं। व्हाट विल यू डू? आपका प्रोडक्शन डिले हो जाएगा और उससे आपका प्रॉफिट मुतासिर होगा, आपके कस्टमर्स लूज होंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी उस आउटसाइडर की वजह से। यस और नो? तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लेकर आओ और हर पॉइंट को आप ला करके किससे कनेक्ट कर दोगे? एफएस। ये बात याद रखो, क्योंकि आप ऑडिट कर रहे हो तो आपका जो भी मुद्दा, जो भी बात शुरू होगी, वो जहां से भी शुरू होगी उसका खात्मा एफएस पे होगा। क्या? अच्छा, वन सोल सप्लायर विच इंक्रीजेस द रिस्क
of delay in the product, in the supply of the material due to some reason. Because of the delay, the production will get delayed. Because of supply delay, the production will get delayed. Because of the production delay, we might lose customers. Because we might lose some customers, it will also impact our goodwill. It will impact our goodwill, therefore affect the financial statement. हर बात जहां भी शुरू होगी वो खत्म एफएस पे होगी। और ये कैसे हमने इसका आंसर ड्राफ्टिंग करना है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में और मतलब बेहतर तरीके से हम देख रहे होंगे। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्चुअली इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद यानी हर जुमले में से आपने खच्चे निकालने। इंपोर्ट का सबसे बड़ा खर्चा भी आपने बताया, एक तो टाइम डिले, दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी, ये तो खर्चा बढ़ाएगी, यस और नो। तो ये बोल रहा है कि सस्ता है और रिड्यूस कॉस्ट करने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, बट अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई तो फिर ये तो महंगा हो गया, अगेन एफएस पे इम्पैक्ट आएगा। एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो जाहिर इम्पैक्ट तो आएगा एफएस में। फॉरेन एक्सचेंज का भी आ सकता है, वेरी गुड। अनफॉर्चुनेट यानी देखो ना, एक ही जुमले में 4-5 पॉइंट्स निकल करके आ गए इस वक्त अभी बैठे बैठे। आइए आगे। अनफॉर्चुनेटली सम डिलेज हैव बीन एक्सपीरियंस्ड विद द न्यू सप्लायर। अब तो ये बात वाज़ेह हो गई कि इन्होंने बोल दिया कि न्यू सप्लायर से डिले हो रहा है एंड इट हैज बीन डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल्टरनेटिव सप्लायर एट शॉर्ट नोटिस एंड देयरफॉर इट हैज, इसमें फिर तो अफेक्ट हुआ ही होगा, कस्टमर भी, कस्टमर इफेक्ट हुआ होगा, प्रॉफिट इफेक्ट होंगे, प्रॉफिट इफेक्ट होगा, एक्सेस इफेक्ट होगा, गुडविल भी इफेक्ट होगी। Dress-U-Like company sells its finished products to small independent retailers and also one major supermarket chain. यहाँ पे कोई रिस्क लग रहा है? एक ही सुपरमार्केट है और बाकी सब छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, यानी बड़ा बिजनेस तो ये नहीं कर रहे किसी तरह से भी। नेक्स्ट, द More सुपरमार्केट dependency on क्या? more dependency on one customer. More dependency on one customer, very good. The supermarket chain often requires additional deliveries without much prior notice. सुपरमार्केट चेन क्या करता है? एडिशनल डिलीवरीज रिक्वायर करता है, मगर वो बहुत पहले नहीं बताता, बिल्कुल एंड मोमेंट में बताता है, भैया माल भेजो, माल भेजो, अर्जेंसी हो गई है। तो जब माल भेजो, माल भेजो, हमारा माल तो सप्लायर से आ रहा है जो इम्पोर्ट होके आ रहे हैं, हम अचानक से माल कहाँ से लेकर के आए? तो ये एक मसला है बहुत बड़ा। फिर उसके बाद has to maintain a high level of inventory should this occur। अब इसकी वजह से चूंकि एक मेजर सुपरमार्केट चेन की ऐसी डिमांड रहती है, तो इसकी वजह से Dress-U-Like को ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। तो इसके नतीजे में क्या होता है? वेरी गुड, कैश फ्लो ब्लॉक होता है और इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गई ना इन्वेंट्री में, और वेरी गुड, मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ते हैं। जाहिर है इतनी सारी इन्वेंट्री आपको कहीं तो संभाल के तो रखनी है ना, सिर्फ फेंक के तो नहीं रख सकते। तो उसकी जो भी टेम्परेचर मेंटेन करना है, वेयरहाउस मैनेजर को हायर करना है, उसका चेक एंड बैलेंस रखना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, प्रॉपर जगह ख्याल रखना है, तो वो सब भी तो उसका भी तो खर्चा आ रहा है। तो वो खर्चा कहाँ इम्पैक्ट करेगा? कॉस्ट में, एफएस पे, खत्म बात। यानी हर कहानी उठा रहे हो, ला करके ठक करके एफएस पे लगा, मगर ऐसे मुंह पे तमाचा नहीं मारना कि डायरेक्टली एफएस पे बात कर दी। पहले आपने सिनेरियो कहानी बनानी है। यहाँ भाई कस्टमर, जैसे इन्होंने कहा ना कि कस्टमर हमारा जो है, हम एक ही कस्टमर पे डिपेंडेंट है, तो एक ही कस्टमर पे डिपेंडेंट है तो सारा रेवेन्यू उसी से जनरेट हो रहा है। अगर कल कल आपको उस कस्टमर को कुछ हो गया या हमारी कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग खराब हुई तो हम कस्टमर लूज कर देंगे। हमारा रेवेन्यू सोर्स तो एक ही है, विच इज हाईली रिस्की। और फिर हम अगर उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, वो कहीं और चला जाएगा। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए फिर हाई इन्वेंट्री रखो, हाई इन्वेंट्री रखो तो हाई मेंटेनेंस चार्जेस है, हाई मेंटेनेंस चार्जेस है, कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है तो अल्लाह वाला करे एफएस पे इफेक्ट आ रहा है, प्रॉफिट कम शो हो रहा है। ठीक है। क्रेडिट टर्म्स आर नॉर्मली 30 days बट द सुपरमार्केट इज गिवन 60-day क्रेडिट टर्म्स। यानी यूजुअली ये क्रेडिट टर्म जो है आपकी कंपनी 30 days का देती है, बट इस सुपरमार्केट के लिए आप 60 दिन का क्रेडिट देते हो। फिर क्या है? Dress-U-Like कंपनीज कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल हैव डिटोरिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये बात इन्होंने खुद बोल दी कि हमारा कैश फ्लो डिटोरिएट हुआ है, तो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ पॉसिबली उनका इन्वेंट्री में जो कैश फ्लो ब्लॉक हुआ हुआ है। 60 डेज का क्रेडिट भी है, लंबा क्रेडिट टाइम है। अब देखो कॉन्सेप्चुअली तो आप लोग सब इसको ग्रैस्प कर रहे हो और आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। असल मुद्दा ही है ये, एग्जामिनर को कैसे समझाओगे, कैसे करोगे ड्राफ्ट क्वेश्चंस को?
तो लिहाजा मैं इस पर्टिकुलर बैच के लिए मैं एंड तक वेट नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट क्लास से ही आप लोग को ड्राफ्टिंग क्वेश्चंस पे ले आऊंगी, क्योंकि मुझे वहां नजर आ रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चीजें तो आप लोग ग्रैस्प कर रहे हो, और वो ड्राफ्टिंग कराते कराते भी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स देती जाऊंगी, बट जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इसको ड्राफ्ट नहीं करोगे इस आंसर को प्रॉपरली, तो आपको एग्जाम में बहुत मुश्किल आएगी। आपको आंसर आता होगा मगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं कैसे इसको लिखूं, किन वर्ड्स में लिखूं, कैसे समझाऊं। तो वो समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में कर रहे होंगे। उसके बाद क्या है, ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ द, अच्छा अब टाइम नहीं है कि हम इसको देखें। रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब 6 audit risks and explain auditor response to each risk in planning the audit of Dress You Like company। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं, 6 ऑडिट रिस्क बताओ। तो अभी रिस्क तो हमने बैठे बैठे कितने सारे निकाल लिए, और ऑडिट रिस्क में हमें पता है 3 कौन कौन से आते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट मतलब बिजनेस, कंट्रोल मतलब कंट्रोल से रिलेटेड, डिटेक्शन मतलब कोई ऑडिटर की तरफ से गलती। ठीक है, तो हमने जितने भी रिस्क फाइंड आउट किए वो 6 ऑडिट रिस्क हमें डिस्क्राइब करने हैं। कैसे करने हैं अभी हम देखेंगे। और फिर उस रिस्क को ऑडिटर ने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, यानी ऑडिटर को नजर आ गया ये रिस्क, अब वो करेगा क्या, व्हाट टू डू, सजेस्ट करेगा, प्रोसीजर करेगा, एविडेंस इकट्ठा करेगा, करेगा क्या, चुप करके बैठ जाएगा। तो वो अब देखेंगे क्या करेगा। इसके आंसर पे आते हैं ताकि इसको हम डिस्कस कर लें। एक्टिविटी 1। अच्छा, इसके बीच बीच में कुछ एसेंशियल रीडिंग्स भी आ रही हैं, वो आपने लाजमी उसको गो थ्रू कर लेना है। और बाकी तो आप लोग वो स्टडी हब से भी देख सकते हो उस टॉपिक को। जितना आप इसमें पढ़ोगे उतना अच्छा है आपके लिए, जितना आपके वर्ड्स और जबान खुलेगी, रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो ये चैप्टर हमने कर लिया है अच्छा खासा, तो इसके आप क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले अटेम्प्ट कर सकते हो। ये वर्कबुक के एडिशन में है, मैं आज ही आपको पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। आप देखिए, ऑडिट रिस्क एंड ऑडिटर रिस्पॉन्स। अब आंसर आपने लिखना कैसे है, सबसे पहले तो अगर एग्जामिनर आपसे ऑडिट रिस्क और ऑडिट रिस्पॉन्स ये दो ही चीज पूछ रहे हैं, इसी तरह टेबल बना लो, कॉलम्स बना लो। एक में ऑडिट रिस्क लिख दो, एक में ऑडिटर रिस्पॉन्स लिख दो। ऑडिट रिस्क में क्या है, पवन जरा पढ़िए पहला ऑडिट रिस्क, न्यू ऑडिट फॉर द फर्म। ये सवाल में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन थी जो आपने उठा ली। सवाल में ये न्यू ऑडिट क्लाइंट है या न्यू ऑडिट फर्म है, ये पहली दफा ये लोग इस इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो जाहिर है रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ता है। पहली दफा जब आप कहीं जाते हो तो कुछ समझ नहीं आता, समझते समझते टाइम लगता है। तो पढ़िए, द ऑडिट इज अ, Audit firm, the firm may not have as good an understanding of the client as it would have for an established client, and so there is likely to be an increased level of detection risk. समझ आ रही है, रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, क्वेश्चन में से जुमला उठाया, रिस्क उठाया, ऑडिट इज अ न्यू ऑडिट फॉर द फर्म। बहुत बड़ा जुमला नहीं उठाना, थोड़ा सा ही एक फ्रेगमेंट ही उठाना, उठाया। अब आपने आगे आंसर डेवलप किया कि द फर्म मे नॉट हैव गुड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट, पहली दफा जा रहे हैं, टाइम लग जाएगा समझने में, तो क्या करें, तो क्या करें। और स्पेशली फॉर एन एस्टैब्लिश क्लाइंट यानी 10 साल से, उसने लिखा है ना कि 10 साल से ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, और आप पहली दफा इसका करने जा रहे हो, तो 10 साल से ऑपरेट कर रही है। 10 साल पुरानी कंपनी को आप रातों रात 2-4 महीनों में किस तरह आप एनालाइज कर लोगे, इवेल्युएट कर लोगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते होते होगी ना। तो ये एक रिस्क आपका बढ़ा रहे, किस रिस्क को बढ़ा रहे, डिटेक्शन रिस्क को बढ़ा रहे।
कि ऑडिटर साइड से गलती हो सकती है समझने में। अब इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा जरा देखिए, अरे पढ़िए। द ऑडिटर्स It should spend time ensuring they fully understand the nature of the business, its products or services, its location, revenue sources, key customers and suppliers, internal controls and any external pressures or laws and regulations. It is subjective in order to best assess the risk of material misstatement in the financial statements. क्या बात है, अगर आप एक नए ऑडिट फर्म पे जा रहे हो, नए क्लाइंट पे जा रहे हो, और आपको ये खदशा है कि भाई क्योंकि वो नया ऑडिट क्लाइंट है और वो 10 साल पुराना क्लाइंट, मतलब 10 साल से काम कर रहा है, तो उसको समझने में जाहिर है हमारी कोई कमी बेशी हो सकती है कि हम पहली दफा जा रहे हैं ऑडिट करने। तो आप उसके नतीजे में क्या फिर करोगे जब आपको ये बात पता चल गई? तो अब आप क्या बैठ जाओगे ठंडे होके, या अपना होमवर्क और टाइट करोगे, और अच्छा होमवर्क करके जाओगे ना, और अच्छे से रिसर्च करके जाओगे, और तसल्ली बख्श डिटेल में उसकी बायोग्राफी और सब कुछ पढ़ा के जाओगे कि भाई ये कंपनी 10 साल में इसके साथ क्या क्या हुआ, पिछले 2 सालों में 3 सालों में क्या क्या हो गया है, और थरो स्टडी करके जाओगे। वही बात तो यहाँ हो रही है। Auditors should spend time ensuring they fully understand the nature of the business, its products, services, its location, revenue sources, key customers, key suppliers, internal controls, and any external pressure or law and regulation, media, any court case is subject to in order to best assess the risk of material misstatement in the assets. अगर ज्यादा वक्त लगा के जाएंगे तो वो इस रिस्क को एक हद तक मिटिगेट कर लेंगे और एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट उनको पकड़ में आ जाएगा, मसला नहीं होगा। अब ये क्या है, देखो ऑडिट का पेपर इसलिए आसान भी है और एट द टाइम मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है कि आपको ड्राफ्ट करना आना चाहिए सवाल, अपने आंसर्स को इंग्लिश में, वो भी उनकी भाषा में। लेकिन आसान इसलिए है क्योंकि अब ये देखो आपको एक पॉइंट मिल गया, क्लाइंट, न्यू क्लाइंट। न्यू क्लाइंट इज अ रिस्क, इट इंक्रीज डिटेक्शन रिस्क। अब ये कोई भी सिनेरियो आपके पास आ जाएगा ना, देयर इज अ लाइकली चांस कि न्यू क्लाइंट वाला पॉइंट आपको मिल जाए। तो उसका न्यू क्लाइंट वाला पॉइंट आपके पास है, आप लर्न बाय हार्ट कर लो ना। लर्न बाय हार्ट तो आप लोग को स्कूल डेज से सिखाया जा रहा है, ये तो आप लोग का मेमोरी पावर तो ज्यादा ही होगा प्रैक्टिस में। लर्न बाय हार्ट कर लो उसको, यही आंसर को टाइप कर लो। तो न्यू क्लाइंट वाला रिस्क जब, और न्यू क्लाइंट वाला बहुत रिपीट होता है, बहुत रिपीट होता है। मैं यही बता रही हूँ ना कि ऑडिट का पेपर पिछले 10 साल से कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आप पिछले 5 सालों के भी पास पेपर्स ढंग से करके चले जाओ ना, या सिर्फ रिविजन किट भी चार्ट करके चले जाओ ना, मोर देन इनफ है। यही कुछ क्वेश्चंस होते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं क्लाइंट्स के, ऑर्गेनाइजेशन के, ऑडिटर के, लेकिन सिनेरियोज वही कुछ है। वही 50 सिनेरियोज है, वो 50 सिनेरियोज में अगर आप अजबर करके चले जाओ तो 50 में से ही कोई 30 आने, कोई 20 आने, इससे बाहर कोई कहानी नहीं, इसलिए ये आसान है। तो इसलिए ये मैं आपको डे 1 से कह रही हूँ कि ये आपने ये जैसे सवाल किया, तो अब मेरे पास क्लास में इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक रिस्क को गो थ्रू करके आपको बताऊं। मेरी इस वक्त कोशिश ये है कि मैं आपकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर दूं और आपकी डायरेक्शन सही कर दूं। मेरा ये फोकस है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, कि आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना आ जाए, ऑडिटर की नजर डेवलप हो जाए और डायरेक्शन सही हो जाए। और ड्राफ्टिंग में मैं एक आपको फ्रेमवर्क दे दूं कि जो फ्रेमवर्क को आप फॉलो करके इंशाल्लाह पेपर निकालोगे। मगर इसके बाद 3 घंटे की, 2.5 घंटे की क्लास इनफ नहीं है, घर जाके आपको उसको पढ़ना है, इसको खुद टाइपिंग में प्रैक्टिस करनी है। टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी आपकी? और टाइम नहीं है हमारे पास, 2 महीने हैं सिर्फ गिन चुन के। तो अभी से डे 1 से आज ये पढ़ लिया ना रिस्क का चैप्टर प्लानिंग का, इसलिए मैंने पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर से मैंने स्टार्ट कर दिया। और मैंने कहा कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, नहीं तो यूजुअली मैं रेगुलर बैचेस में सवालात में मैं आखिर में ही आ रही हूँ। मैं कहा नहीं, डे 1 से इसको कर ले। ये आ गया सवाल, घर जाना, दोबारा सिनेरियो पढ़ो और उसमें से रिस्क निकालो और खुद से लिखने की कोशिश करो। फिर लिख लिया, फिर उसके बाद ये देखो आंसर, अच्छा अब ये प्रॉपर आंसर, इसको टाइप कर लो कि अच्छा ये वाले रिस्क का आंसर, ऑडिट का रिस्पॉन्स ये होना चाहिए। ठीक है, सामने लर्न बाय हार्ट कर लो, हर जगह पे ये चिपका सकते हो आराम से स्मार्टली इस पॉइंट के लिए। अब अगला पॉइंट, अब मैं सारे पॉइंट्स तो नहीं पढ़ा सकती आपको, अभी आपने खुद से सारे रिस्क को पढ़ना है, उसके रिस्पॉन्सेस को भी पढ़ना है। और इसमें अगर फिर आगे आपको कुछ ना समझ आए तो आपने पूछ लेना है। देयर इज
30% from my side, but a 200% from your side, which you have to do a lot of reading, a lot of technical articles, chapter reading, drafting questions on the laptop. अगर कोशिश करें आप लोग के पास लैपटॉप है, लैपटॉप लेकर आ जाएं क्लास में। बाजू का हम लैपटॉप, क्योंकि पीसी ऑन कराने में भी टाइम लग रहा होता है, फौरन आप लोग लैपटॉप खोलें, अपने टाइप करना शुरू करना है आंसर्स। मैं यहाँ पे टाइप करके दिखा रही होंगी, आप वहां लाइव टाइप कर रहे हो, तो इस तरह आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम फॉरेन क्वेश्चंस पे आएंगे इंशाल्लाह। हम बहुत ज्यादा इसको लटक मटक नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। हमें क्वेश्चंस के थ्रू हम फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने समझ भी रहे होंगे, सीखते भी जा रहे होंगे और चीजें कर रहे हैं। क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक? बस आज की क्लास यहीं तक। होमवर्क क्या है? ये चैप्टर जितने हमारी चीजें रह गई हैं इस चैप्टर में, वो थरोली घर में खुद से करनी है। जो पढ़ लिया है उसको भी खुद से करना है, ये एक्टिविटी प्रॉपर खुद से करनी है। इसकी वर्कबुक के पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी आपने करने हैं। और फिर अगर कुछ ना समझ आए तो आपके पूछने हैं। और हम कल की क्लास में भी कल वाला चैप्टर भी कर चुके हैं, उसके भी क्वेश्चन रिविजन किट आ जाए आप लोग, अटैक करें रिविजन किट को, क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन से भागने का वक्त नहीं है, अटैक करने का वक्त है। सॉफ्ट कॉपी दे देना। सॉफ्ट कॉपी में आज ही, अभी ही निकलने से पहले मैं शेयर कर दूंगी, किट की दोनों, वर्कबुक की भी, टेक्स्ट बुक की भी, किट की भी, सबकी देके जाऊँ पढ़ाया था वो भी कर लेंगे, जो आज भी पढ़ाया वो दोनों कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग फिजिकल अपनी किट एटलीस्ट अरेंज कर लें। हाँ। फिजिकल किट, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए। मैं अभी ही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ध्यान से निकल। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई मसला? ऑल वेल? ठीक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।